तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने बायो फार्मास्यूटिक्स 6 सेमेस्टर के यूनिट नंबर 2 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे यूनिट 2 को कंप्लीट कवर करेंगे। और देखिए यूनिट 2 के अलावा जो यूनिट 3 है ये भी हम यहाँ पे बस थोड़ी देर में अभी लेकर आ रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि जो हमारी यूनिट 4 और यूनिट 5 है ये भी हमारी लेट नाइट तक यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। तो कल सुबह तक अगर आप लोग देखोगे तो शायद आप लोग को सारे लेक्चर्स मिल जाएँ। मे बी हो सकता है यूनिट 5 हमारी बच जाए तो उसको कल सुबह तक कर देंगे, बट कोशिश करेंगे कि आज रात तक सारी चीज़ें हो जाएं। और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें तो ये हमारी यूनिट नंबर 2 है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट होने वाली है, क्योंकि इससे हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और सबसे लंबी यूनिट भी आई है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। बाकी नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारे ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ जाके आप लोग यहाँ पे नोट्स एक्सेस कर सकते हो। और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी यूनिट 2 है इसमें हमारे दो मेजर टॉपिक होने वाले हैं। पहला हमारा एलिमिनेशन, दूसरा हमारा बायो अवेलेबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एलिमिनेशन है, तो एलिमिनेशन के अंदर हमारे मेनली जो है दो चीज़ें हमें देखने को मिलती है। देखिए एलिमिनेशन का मतलब है हमारी ड्रग हमारे ड्रग का हमारी बॉडी से बाहर होना। तो देखिए हमारी बॉडी से जब हमारी ड्रग बाहर जाती है तो उसके लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहला चाहिए होता है मेटाबॉलिज्म, है ना। जो हमारी ड्रग है वो पहले बाहर जाने लायक बनाई जाती है, यानी कि एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करी जाती है। तो ये होता है हमारा मेटाबॉलिज्म। फिर दूसरा हमारा आता है नेक्स्ट हमारा एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग सिंपली थोड़ा सा देखें तो मेटाबॉलिज्म हमारा कहाँ होता है भाई, लिवर में होता है मेनली। इसको हम लोग यहाँ पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा कि मेटाबॉलिज्म को बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, इस नाम से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बाकी इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारी एक्टिव ड्रग जो है एक्सक्रीटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करी जाती है। और एक्सक्रीशन की बात करें तो ये हमारा मेनली किडनी में होता है, और इससे हमारी ड्रग फाइनली जो है बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। तो इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने मेटाबॉलिज्म को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारे जो भी मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस हैं, इन सबको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स के बारे में। तो देखिए भाई हम लोगों ने देखा कि जो दवा हमारी साइट ऑफ एक्शन पे अपना एक्शन शो कर रही है, ठीक है। तो देखिए अगेन हम लोग यहाँ पे ईज ऑफ स्टडी के लिए समझ लेते हैं कि साइट ऑफ एक्शन पे जाने के बाद क्या होता है इसका मेटाबॉलिज्म। बट एक्चुअल में मेटाबॉलिज्म क्या होता है, साथ साथ ही होता है, और इसी फ्री ड्रग का हो रहा होता है। लेकिन आप लोग इतना समझ लीजिए कि हमारी दवा साइड ऑफ एक्शन पे गई, और साइड ऑफ एक्शन पे क्या हुआ, अपना एक्शन शो करने के बाद भाई हमें उसे बॉडी से बाहर भी निकालना है, तो होगा उसका मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म कराने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, हमारी दवा हम लोगों ने इतनी देर में क्या समझा, इतनी देर में हम लोगों ने ये समझा कि हमारी दवा होती है ज़्यादातर क्या होती है, लिपिड सॉल्युबल, है ना, तभी वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगी। लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट क्या आ जाता है कि अगर हमें इसी लिपिड सॉल्युबल ड्रग को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करना है, बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने का जो सबसे मेजर रूट है वो है यूरिन। और यूरिन क्या होता है, यूरिन होता है वाटरी नेचर का। तो अगर यूरिन में हमें दवा को बाहर निकालना है तो भाई लिपिड सॉल्युबल ड्रग हमारी यूरिन के थ्रू बाहर निकल नहीं पाएगी। इसको हमें अगर यूरिन से बाहर निकालना है तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा हाइड्रोफिलिक फॉर्म में, यानी कि वाटर सॉल्युबल फॉर्म में। और इसी लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है यही होती है मेटाबॉलिज्म, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, इसको हम लोग यहाँ पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो हमारी ड्रग है उसका नेचर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, यानी यहाँ पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। और उसके बाद देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच बॉडी ट्रांसफॉर्म और ड्रग इनटू मोर रेडली एक्सक्रीटेबल फॉर्म, यानी कि इसमें हमारी जो बॉडी होती है वो ड्रग को क्या होता है, वो ड्रग को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है जिससे वो इजिली एक्सक्रीट हो सके, बाहर निकल सके। यानी कि सिंपल सी बात है, लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करती है, क्योंकि ये मोर रेडली एक्सक्रीटेबल फॉर्म है, यह जल्दी बाहर जा सकता है। द प्राइमरी साइट क्या होता है भाई, ज़्यादातर हमारी 90% दवाओं का मेटाबॉलिज्म हमारा लिवर में होता है। और देखिए लिवर के अलावा भी हमारा जो है किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स और प्लाज्मा में भी हमारा कुछ दवा का मेटाबॉलिज्म हो सकता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। अब देखिए मेटाबॉलिज्म यूजुअली इन्वॉल्व एंजाइमेटिक रिएक्शंस इन द लिवर दैट अल्टर द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्रग। अब देखिए भाई किसी दवा को अगर हमें लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कराना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, यानी कि जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर होगा उसमें हमें कुछ यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। देखिए जस्ट एग्जांपल के लिए है, मान लीजिए अगर हमारा कोई केमिकल स्ट्रक्चर हमें इस टाइप का है, ठीक है, तो या तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई रिंग फॉर्म में तो हम लोग उसको स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। और मान लीजिए कोई हमारे स्ट्रेट चेन में तो हम लोग उसको रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। या फिर मान लीजिए कोई ग्रुप है, ठीक है, मान लीजिए कोई हमारा ऐसा स्ट्रक्चर है तो हम लोग उसके ऊपर कुछ ग्रुप अटैच कर दें,
यानी कि देखिए कुल मिला के हमें जो है इसका स्ट्रक्चर चेंज करना है ताकि वो यहाँ पे वाटर सॉल्युबल, और ऐसा चेंज करेंगे कि चेंज करने के बाद जो नया स्ट्रक्चर मिले वो वाटर सॉल्युबल हो, है ना। और इसमें देखिए ये काम करता कौन है, लिवर में भी ये काम कौन करता है, लिवर में भी ये काम हमारे एंजाइम्स करते हैं, यानी लिवर के अंदर हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं, यही हमारे ये सब काम करते हैं। देखिए दीज रिएक्शंस मेक्स द ड्रग मोर वाटर सॉल्युबल एंड दस ड्रग बिकम इजियर टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी विया यूरिन और बॉइल। यानी कि देखिए हमारी ड्रग क्या होता है भाई, मोर वाटर सॉल्युबल हो जाती है, जिसकी वजह से या तो ड्रग हमारी यूरिन से और या तो बाइल मतलब हमारा फीसेज के थ्रू, हमारे फीसेज के थ्रू भी ड्रग एक्सक्रीट हो सकती है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। पर अगेन देखिए जैसे 90% दवा हमारी मेटाबलाइज होती है लिवर में, उसी तरीके से 90% दवा हमारी एक्सक्रीट होती है यूरिन से, बस सिंपल सी बात है। और यहाँ पे देखिए अगेन अगर हम लोग सिंपली समझे तो मेटाबॉलिज्म ऑफ अ ड्रग क्या करता है, लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल या फिर कह सकते हो अनआयोनाइज्ड को आयोनाइज्ड। हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि अनआयोनाइज्ड मतलब लिपिड सॉल्युबल, तो ये देखिए दोनों का मतलब सेम ही है, कुछ अलग अलग चीज़ नहीं है। या तो हम लोग बोल सकते हैं कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म को आयोनाइज्ड फॉर्म में, या तो लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में। और यहाँ पे देखिए भाई मेटाबॉलिज्म हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्रग की ड्यूरेशन, उसकी इंटेंसिटी ऑफ एक्शन को डिफाइन और ओवरऑल सेफ्टी प्रोफाइल। देखिए भाई मेटाबॉलिज्म अगर हमारा ड्रग का स्लो हो रहा है, देखिए जितना स्लो मेटाबॉलिज्म होगा उतनी ज़्यादा देर तक दवा हमारी बॉडी में रहेगी और उतना ज़्यादा उसका ड्रग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमें देखने को मिलेगा। यानी अगर किसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म स्लो है तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगा, लॉन्ग होगा। और यहाँ पे इंटेंसिटी, तो यहाँ पे देखिए अगेन ये भी हमारा वही चीज़ आ जाता है कि भाई जितनी कम ड्रग हमारी मेटाबोलाइज होगी उतनी ज़्यादा ड्रग हमारी ब्लड में रहेगी, और जितनी ज़्यादा ब्लड हमारे ब्लड में रहेगी उतना ज़्यादा उसका इंटेंसिटी ऑफ एक्शन होगा, इतना ज़्यादा वो एक्शन शो कर पाएगी। और उसके बाद भाई देखिए सेफ्टी प्रोफाइल का मतलब है कि अगर हमारी दवा का मेटाबॉलिज्म ना हो तो दवा अगर ज़्यादा टाइम तक हमारी बॉडी में रही तो वो क्या होगा भाई, वो हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट शो कर सकती है, अलग अलग जो है कह सकते हो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। तो सभी चीज़ों में हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अब देखिए अब यहाँ पे सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी कि जनरली क्या होता है, जनरली मेटाबॉलिज्म में हम लोग यही तो देख रहे हैं कि हम लोग लिपिड सॉल्युबल को क्या कर रहे हैं, लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करने का मतलब है कि हम लोग कह सकते हो कि एक एक्टिव ड्रग को, ठीक है, मतलब कि देखिए लिपिड सॉल्युबल है तब तक वो क्या है, एक्टिव है यानी कि अपना एक्शन शो करती है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। और अगर वाटर सॉल्युबल हो गई तो वो फिर वो किसी काम की नहीं रहेगी, है ना, कह सकते हो ज़्यादातर उसका, तो वो हमारी इनएक्टिव हो जाएगी, है ना, इनएक्टिव हो जाएगी और बॉडी से बाहर निकल जाएगी। लेकिन देखिए मेटाबॉलिज्म में सिर्फ यही नहीं होता है कि हमारे सिर्फ एक्टिव ड्रग इनएक्टिव में कन्वर्ट होती है, बल्कि कुछ ऐसी ड्रग होती हैं, देखिए कुछ ऐसी ड्रग होती हैं कि क्या होती हैं कि वो पहले तो एक्टिव फॉर्म में होती ही हैं, यानी कि देखिए कुछ हमारी ऐसी ड्रग बनाई जाती हैं कि वो एक्टिव ड्रग होती हैं, लेकिन जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो जैसे एक हमारा मान लीजिए इसका फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये एक्टिव है, तो मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये ड्रग जिस फॉर्म में कन्वर्ट होती है वो भी हमारा एक्टिव होती है, ठीक है, मतलब कि वो भी हमारा यहाँ पे इसका एक सेकंड एक्टिव फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है और ये भी अपना बॉडी में जाके एक्शन शो कर सकती है। तो देखिए मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, एक्टिव ड्रग को तो इनएक्टिव बनाया जाता है, ये सबसे मेजर चीज़ है कि ज़्यादातर हमारा क्या होता है मेटाबॉलिज्म में एक्टिव ड्रग यहाँ पे इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होती हैं। लेकिन यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हमारा कुछ ऐसी ड्रग भी होती हैं जो कि एक्टिव होती हैं और उनका जो मेटाबोलाइट, देखिए मेटाबॉलिज्म के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबोलाइट। क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट। तो मेटाबॉलिज्म में कुछ हमारे ऐसे ड्रग भी होते हैं कि उनका मेटाबोलाइट्स भी एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में एक्टिव ड्रग इनएक्टिव में भी कन्वर्ट हो सकती है, एक्टिव ड्रग अपनी दूसरी एक्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारी कुछ दवा इस तरीके से डिजाइन करी जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रो ड्रग। तो ये प्रो ड्रग हमारी ऐसी ड्रग होती हैं जिनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि स्टार्टिंग में तो होती है इनएक्टिव, लेकिन जब इस प्रो ड्रग का हो जाता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जब इस प्रो ड्रग का होता है मेटाबॉलिज्म तो ये कन्वर्ट हो जाती है एक्टिव फॉर्म में। यानी अब अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें तो मेटाबॉलिज्म हमारी तीन चीज़ें हो सकती हैं, एक्टिव ड्रग इनएक्टिव में भी कन्वर्ट हो सकती है, एक्टिव ड्रग हमारी एक्टिव मेटाबोलाइट में भी, देखिए मेटाबोलाइट आप लोग समझ लो, मेटाबॉलिज्म के बाद जो प्रोडक्ट मिला अब वो चाहे एक्टिव हो इनएक्टिव उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबोलाइट है। और इनएक्टिव ड्रग यानी कि प्रो ड्रग यानी कि कुछ हमारी ऐसी प्रोडक्ट बनाई जाती हैं, ठीक है, तो वो हमारी क्या हो सकता है, वो भी हमारी यहाँ पे एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमें मेटाबॉलिज्म में देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाकी देखिए बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एक एंजाइम के बारे में जो कि होता है साइटोक्रोम P450, जो कि हमारे लगभग कह सकते हो मोस्ट यानी कि लगभग 33% यानी कि लगभग जो है कह सकते हो नियरली 33 से लेके 40% जो हमारी ड्रग्स होती हैं उनका मेटाबॉलिज्म हमारा यही एंजाइम करता है, ठीक है। तो ये एंजाइम हमारा मतलब यहाँ पे मतलब ये एंजाइम हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा
मतलब 33 नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा, ठीक है। 33 तो हमारा इसके अंदर एक टाइप होता है। बेसिकली साइटोक्रोम P450 एंजाइम हमारा यहाँ पे कह सकते हो लगभग 80 से 90% दवाओं का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो हमारा साइटोक्रोम P450 एंजाइम के थ्रू ही होता है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे अलग से पढ़ते हैं। देखिए और भी एंजाइम होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये हमारा वो एंजाइम होता है जो कि हमारा ज़्यादातर दवाओं का मेटाबॉलिज्म करता है। और देखिए यहाँ पे ये कोई एंजाइम सिंगल नहीं होता, बल्कि ये पूरा फैमिली ऑफ एंजाइम्स होती हैं, साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स, यानी कि इनके अंदर हमारे और अलग अलग टाइप होते हैं। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो देखिए साइटोक्रोम P450 एंजाइम आर ग्रुप ऑफ प्रोटीन, यानी कि अब देखिए आपको पता है कि भाई एंजाइम हमारा किससे बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ये हमारे ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारा ड्रग को ब्रेक डाउन करते हैं, उनको मेटाबोलाइज करते हैं इन। और देखिए इसमें अगर हम लोग साइटोक्रोम P450 में अगर हम थोड़ा समझे तो देखिए इसमें P का मतलब होता है पिगमेंट से, जो कि 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। यहाँ पे साइटोक्रोम P450 में P हमारा वो पिगमेंट होता है जो कि 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। बाकी कुछ खास नहीं है। और इसमें देखिए CYP एंजाइम्स की कुछ हमारी वेरियस हमें फैमिलीज देखने को मिलती है, यानी कि देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। साइटोक्रोम 3A4, देखिए साइटोक्रोम P453A4 है ना, ऐसा नहीं कि साइटोक्रोम P450 के ही अलग अलग टाइप है, 3A4, 2D6, 2C19। अब यहाँ पे देखिए जो 3A4 है, तो अगर हम लोग यहाँ पे इन सभी का मतलब समझें तो यहाँ पे देखिए सेवरल फैमिलीज ऑफ CYP एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, यानी कि बहुत अलग अलग फैमिली होती हैं। दीज आर नेम्ड एज CYP, यानी कि देखिए अब इनका नेम कैसे होता है, सबसे पहले CYP होता है, यानी कि देखिए सबसे पहले CYP देखने को मिलता है, फॉलोड बाय ए नंबर, और उसके आगे पहला नंबर होता है 3, जैसे ये हमारा नंबर आ रहा है। अब इस नंबर का मतलब क्या होता है, ये नंबर यहाँ पे इनकी फैमिली को डिनोट करता है। और उसके बाद क्या होता है, देन अल्फाबेट, यानी कि उसके बाद हमारा एक अल्फाबेट होता है, जैसे ए है तो ये अल्फाबेट क्या होता है, सब फैमिली को डिनोट करता है। और उसके बाद फिर से एक नंबर होता है, और ये नंबर क्या होता है, ये नंबर हमारा स्पेसिफिक आइसोफॉर्म को शो करता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे हमारा सबसे फेमस जो हमारा साइटोक्रोम P450 एंजाइम है जिसका नाम होता है CYP3A4, अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें 3 का मतलब फैमिली, A का मतलब सब फैमिली और 4 का मतलब स्पेसिफिक आइसोफॉर्म से होता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है। और ये जो हमारा साइटोक्रोम P453A4 एंजाइम होता है, ये क्या होता है, ये हमारा सबसे ज़्यादा परसेंटेज में हमें हमें हमारे लीवर में देखने को मिलता है, ठीक है। लगभग 26% हमारा यही होता है लीवर में, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारी मैक्सिमम परसेंटेज, यानी कि लगभग 33% ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म हमारा यही एंजाइम करता है, ठीक है। तो ये एंजाइम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बहुत सारे ड्रग के मेटाबॉलिज्म में। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है कि हमारा ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे ड्रग के फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसको लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल बना रहे हैं, एक्टिव को इनएक्टिव कर रहे हैं। बट ये होता कैसे, तो ये होता ऐसा है कि इसके अंदर हमारी कुछ रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। और इन रिएक्शंस को हमारे कुछ एंजाइम यहाँ पे कराते हैं। और यहाँ पे देखिए ये रिएक्शंस भी हमारी 2 टाइप की होती हैं। एक होता है हमारे यहाँ पे फेज 1 रिएक्शन, एक होती है हमारी यहाँ पे फेज 2 रिएक्शन। तो देखिए ये हमारी यहाँ पे 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है फेज 1, एक होती है फेज 2। अब होता क्या है, जैसे कोई मान लीजिए कोई ड्रग है, तो हो सकता है कि वो जो हमारी ड्रग है वो फेज 1 रिएक्शन में जाए, ठीक है। और फेज 1 में जाने के बाद वो यहाँ पे डायरेक्टली हमारा एलिमिनेट हो जाए। यानी कि देखिए हुआ क्या कि ड्रग है वो हमारी फेज 1 के अंदर कुछ रिएक्शन होती है, तो उन रिएक्शंस के अंदर गई, उसका यहाँ पे क्या हुआ, उसका यहाँ पे इनएक्टिव मेटाबोलाइट कन्वर्ट हो गया इनएक्टिव, ठीक है। और इनएक्टिव मेटाबोलाइट क्या हुआ, डायरेक्ट यहाँ भाई देखिए सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे ड्रग को जो है कह सकते हो जनरली, ठीक है, एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ड्रग हमारी क्या है, लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग को हमें अल्टीमेटली किसमें, वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करना है, वाटर सॉल्युबल में। तो हो सकता है कि जो ड्रग है वो हमारी सबसे पहले फेज 1 में जाए और यहाँ पे क्या हो, वो डायरेक्टली हमारा वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और यहाँ पे हमारा एलिमिनेट हो जाए। या फिर कुछ ड्रग्स हमारी ऐसी भी होती हैं जो कि डायरेक्टली हमारी फेज 2 में जाती हैं, और फेज 2 में जाने के बाद क्या होता है, हमारी वो वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाती हैं, और वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, उनका यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है। लेकिन कुछ ड्रग ऐसी भी होती हैं जो कि फेज 1 में पहले जाती हैं, लेकिन क्या होता है वो तब भी यहाँ पे वाटर सॉल्युबल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो पाती हैं। तो वो क्या होता है, वो फेज 1 में जाने के बाद फर्दर फेज 2 में जाती हैं। और देखिए फेज 2 आप लोग ऐसा समझिए कि फेज 2 हमारी वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें अगर कोई ड्रग गई, चाहे वो डायरेक्ट जाए चाहे फेज 1 से होके जाए, फिर वो 100% वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो ही जाएगी, यानी 100% वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और उसका यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन चीज़ यही है कि फेज 1 और फेज 2 दोनों हमारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमारा ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। कुछ हमारी डायरेक्ट फेज 1 में जाती है, उनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, कुछ हमारी डायरेक्ट फेज 2 में जाती है, उनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। लेकिन कुछ क्या होता है, पहले फेज 1 में जाती हैं, फिर यहाँ पे फेज 1 से फेज 2 में जाती हैं, फेज 2 में जाने के बाद उनका मेटाबॉलिज्म होता है। तो बस यही है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फेज 1 और फेज 2 में भी हमारा 2 टाइप की चीजें आप लोग को देख रहे होंगे, एक होता है माइक्रोसोमल, एक होता है नॉन माइक्रोसोमल। देखिए माइक्रोसोमल का मतलब वो एंजाइम जो कि हमारा, देखिए ये सारे एंजाइम कहाँ होंगे भाई, ये सारे एंजाइम हमारे लिवर में होंगे, ठीक है, ये सारी रिएक्शन हमारी लिवर में हो रही है।
तो लिवर सेल्स के जो एंजाइम हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसोमल, और जो हमारे बाकी जगह होते हैं साइटोप्लाज्म में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन माइक्रोसोमल। तो देखिए फेस 1 के अंदर जितनी रिएक्शन होती हैं इनमें हमारे दोनों एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, यानी कुछ रिएक्शन हमारे माइक्रोसोमल एंजाइम कराते हैं, कुछ हमारे नॉन माइक्रोसोमल कराते हैं। लेकिन फेस 2 में क्या होता है, फेस 2 में देखिए होता है इसमें भी दोनों है, लेकिन इसमें क्या होता है जो हमारा सिर्फ एक रिएक्शन होती है जो कि माइक्रोसोमल एंजाइम के द्वारा होती है, और बाकी ये सारी जो रिएक्शन है ये सारी हमारी नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम कराते हैं। तो देखिए फेस 1 में बात करो, फेस 1 में हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन और डिसाइक्लाइजेशन ये सारी रिएक्शन हो जाती हैं। और फेस 2 में हमारा माइक्रोसोमल के अंदर हमारा ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन हो जाता है, और नॉन माइक्रोसोमल के अंदर हमारा यहाँ पे एसिडाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन और ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन ये सारी हमारी रिएक्शंस हमारी फेस 2 में हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फेस 1 रिएक्शन के बारे में। अगेन देखिए यहाँ पे जो आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस है तो उनको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अगर आप लोग को यहाँ पे थोड़ा बहुत आंसर पता चल चुका है तो आप लोग इन सभी का आंसर यहाँ पे कमेंट करके मुझे बता दीजिए, ठीक है। और बाकी हम लोग लास्ट में देखेंगे और अच्छे से, तो आप लोग को इन सभी का आंसर यहाँ पे कमेंट करना है, ठीक है। फेस 1 रिएक्शंस की बात करें तो फेस 1 रिएक्शन देखिए ये हमारी वो रिएक्शंस होती हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि मान लीजिए फेस 1 रिएक्शन है तो इसमें हमारा कुछ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है। जैसे फंक्शनल ग्रुप आपको पता है, जैसे OH हो गया, ठीक है, हमारा फिनॉल वगैरह हो गया, तो ये सारे हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे अटैच करते हैं अपनी फेस 1 रिएक्शन में, ठीक है। और इसके अंदर जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन और डिसाइक्लाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन आप लोग समझ रहे हो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन कराना या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल कराना। तो अगर हम लोग किसी ड्रग से ऑक्सीजन को ऐड करा रहे हैं या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करा रहे हैं तो वो हो जाता है ऑक्सीडेशन। और देखिए ऑक्सीडेशन कराने में हमारे साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, ये हमारे मोर पोलर, अच्छा यहाँ पे देखिए पोलर, नॉन पोलर, इसमें भी कंफ्यूज मत होइए। पोलर का मतलब वाटर सॉल्युबल हाइड्रोफिलिक, नॉन पोलर का मतलब लिपिड सॉल्युबल लाइपोफिलिक, ठीक है, विच कैन बी इजिली एक्सक्रीटेड, और इजिली एक्सक्रीट हो जाती हैं। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोन, प्रोप्रेनोलोल, ये सारी हमारी कुछ ड्रग्स होती हैं जिनका यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन की बात करें तो इसमें रिडक्शन जस्ट उल्टा होता है, इसमें हमारा एडिशन होता है हाइड्रोजन का या तो रिमूवल होता है ऑक्सीजन का, जस्ट उल्टा, ठीक है। और ये हमारा थोड़ा सा लेस कॉमन है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और इसमें हमारा क्लोरम फेनिकॉल हो गया, वारफरिन हो गया, ये सारी हमारी ड्रग्स होती हैं, इनका ऑक्सीडेशन होता है। हाइड्रोलिसिस की बात करें तो देखिए जब भी वाटर की प्रेजेंस में किसी ड्रग का ब्रेकडाउन होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। और ये हमारा देखिए ये हमारा ईस्टर्स और एमाइड्स की जो ड्रग्स होती हैं उनमें मोर कॉमन होता है। और ये हमारा जो भी एंजाइम ईस्टरेसेस होते हैं, अमाइडेसेस और पेप्टाइडेसेस, ये सारे एंजाइम्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोलिसिस में। साइक्लाइजेशन की बात करें बहुत सिंपल है, अगर मान लीजिए हमारा कोई स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ठीक है, CH3 CH2 CH3, इसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या हुआ साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया साइक्लाइजेशन। और मान लीजिए डिसाइक्लाइजेशन की बात करें तो अगर मान लीजिए साइक्लिक है और इसको हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइक्लाइजेशन कर दिया, ठीक है, स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा हो गया डिसाइक्लाइजेशन। यानी इसमें देखिए इन दिस स्ट्रेट चेन कन्वर्टेड इनटू रिंग स्ट्रक्चर, एग्जांपल हो गया साइक्लोगुआनिल फ्रॉम प्रोगुआनिल, यानी प्रोगुआनिल को हम लोगों ने साइक्लोगुआनिल में कन्वर्ट करके यहाँ पे साइक्लाइजेशन कर दिया। और डिसाइक्लाइजेशन में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे रिंग चेन को, स्ट्रक्चर को ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारे यहाँ पे फेस 1 रिएक्शंस। अब हम लोग बात करते हैं अपने फेस 2 रिएक्शंस के बारे में। देखिए फेस 1 रिएक्शंस में हमारी ड्रग जो है जाके मेटाबोलाइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई ड्रग हमारी फेस 2 में गई तो फिर वो 100% मेटाबोलाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसका यहाँ पे डायरेक्ट एक्सक्रीशन होगा, यानी कि वो 100% इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फेस 2 की बात करें तो फेस 2 देखिए इनको हम लोग यहाँ पे कॉन्जुगेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ पोलर ग्रुप्स को अटैच करते हैं, यानी हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स को अटैच करते हैं, जैसे ग्लूकोरोनिक एसिड, सल्फेट, एसिटाइल, मिथाइल, ये सारे ग्रुप हम लोग यहाँ पे अटैच करते हैं। तो देखिए इन रिएक्शंस के अंदर हम लोग बात करें तो हमारा हो गया ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन, एसिडाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ये सारी हमारी रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए बहुत सिंपल होने वाला है, जो भी वर्ड आगे लिखा है बस यही ग्रुप हमारा अटैच होगा। जैसे ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन में क्या होगा, हम लोग ऐड करेंगे ग्लूकोरोनिक एसिड को, और ये हमारा कौन सा एंजाइम कराता है, यूडीपी ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेसेस। ये हमारे एंजाइम्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इस रिएक्शन में, ठीक है। और एग्जांपल की बात करें क्लोरमफेनिल, क्लोरमफेनिकॉल, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, इन सब का हमारा कह सकते हो मेटाबॉलिज्म इन रिएक्शंस के थ्रू होता है।
अच्छा देखिए, एक चीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है आप लोग को एक ही ड्रग बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिएक्शंस में देखने को मिले, बट यहाँ पे देखिए एक ड्रग का जो है बहुत अलग अलग टाइप से भी मेटाबॉलिज्म हो सकता है, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एसिटाइलेशन की बात करें तो इसमें हम लोग एसिटाइल ग्रुप को अटैच करते हैं और यहाँ पे ये एन एसिटाइल ट्रांसफरेसेज के द्वारा हमारा कराया जाता है, ये वाला एंजाइम होता है जो कि इन्वॉल्व होता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो सल्फोनामाइड आइसोनायाजाइड, ठीक है। मिथाइलेशन में क्या होता है, मिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे, मिथाइल ट्रांसफरेसेज हमारा एंजाइम इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल हो गया मिथाइल डोपा, मर्केप्टोप्यूरिन। और उसके बाद सल्फेट कॉन्जुगेशन में हम लोग यहाँ पे सल्फेट ग्रुप को अटैच कराएंगे और सल्फो ट्रांसफरेसेस हमारा एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। और क्लोरमफेनिकॉल, मिथाइल डोपा, ये हमारे ड्रग्स होते हैं जिनका सल्फेट कॉन्जुगेशन हो सकता है। ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन में ग्लाइसिन को ऐड करेंगे, ग्लाइसिन एन एसिटाइल ट्रांसफरेसेस एंजाइम इन्वॉल्व होगा। और ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन में ग्लूटाथायोन को ऐड कराएंगे, ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेसेस इन्वॉल्व होगा, ठीक है। ये सारे हमारे एग्जाम्पल है, आप लोग देख लेना। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कुछ फैक्टर्स के बारे में जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई, हमारा जो भी फैक्टर्स है उनको हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। एज देखिए क्या है, एज भाई सिंपल सी बात है कि जैसे जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनका लिवर यहाँ पे फुली डेवलप नहीं होता है, तो उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो होता है। और जो एल्डर यानी कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ओल्ड एज होते हैं उनका भी लिवर यहाँ पे टाइम के साथ जो है लिवर फंक्शन जो है डिक्लाइन हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो उनमें भी मेटाबॉलिज्म हमें स्लो देखने को मिलता है, ठीक है। जेनेटिक्स की बात करें तो कुछ कुछ लोग के जेनेटिक ही इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनके अंदर हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो सकता है, या फिर कुछ कुछ लोग के काफ़ी वीक होते हैं, थोड़ा स्लो हो सकता है। लिवर हेल्थ की बात करें भाई, सिंपल सी बात है, मेटाबॉलिज्म लिवर में हो रहा है तो लिवर को अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मेटाबॉलिज्म यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो लिवर अगर डैमेज है तो मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छे से नहीं हो पाएगा। जेंडर की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जेंडर नहीं है, बेसिकली ये हमारा ड्रग इंटरेक्शन है यार, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पे है ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब है, इसको हम लोग अभी नोट्स में सही कर देंगे। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब है कि जब भी हम लोग यहाँ पे दो दवा को साथ में लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि या तो वो दवा जो है एक दवा का मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देती है या तो स्लो कर सकती है, ठीक है। तो जब भी हम लोग दो दवा को साथ में लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म फास्ट या स्लो दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है हम लोगों ने कौन सी दवाओं को लिया है। और अगर हम लोग यहाँ पे डाइट एंड लाइफ स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कुछ जूसेस की बात, जैसे मान लीजिए ग्रेप फ्रूट जूस अगर आप लोगों ने लिया तो ये हमारा कुछ दवा का मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है। और जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी दवा ब्लड में ज़्यादा देर तक रहेगी। और देखिए स्मोकिंग या अल्कोहल की बात करें तो ये हमारा मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होगा भाई, देखिए सिंपल सी बात है, अगर हमारा एक चीज़ आप लोग पकड़ लीजिए, अगर हमारा मेटाबॉलिज्म, ठीक है, स्लो तो हमारा क्या होगा, ड्रग हमारा ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी में रहेगी, ब्लड में रहेगी, और ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा। और अगर हमारा मेटाबॉलिज्म यहीं पे फास्ट है तो ड्रग हमारी कम देर तक बॉडी में रहेगी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगा, लो हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट उल्टा होता है। और जेंडर की बात करो तो यहाँ पे देखिए भाई, मैन एंड वुमेन में भी कुछ ड्रग्स का यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे मेटाबॉलिज्म रेट होता है ड्यू टू डिफरेंस इन देयर हार्मोन। आप लोग को पता है मैन और वुमेन में हार्मोन्स यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का डिटेल्ड इंट्रोडक्शन। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एक्सक्रीशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए एक्सक्रीशन मतलब जो हमारी किडनी, जो हमारी दवा है वो फाइनली हमारी बॉडी से बाहर निकाली जाती है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा फाइनल स्टेप होता है, ठीक है, ड्रग एलिमिनेशन का हमारी बॉडी से। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंस, भाई क्या है इंपॉर्टेंस, मतलब यही है कि जब हमारी दवा जो है अपना एक्शन शो कर चुकी है तो हमारी बॉडी में अननेसेसरी तो उसको होना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे उसको बाहर निकलना भी बहुत जरूरी है। तो और यहाँ पे देखिए भाई, ये हमारे ड्रग एक्यूमुलेशन, जैसे मान लीजिए दवा हमारी बॉडी में आई तो हम लोग कुछ भी खा रहे हैं तो अगर वो बाहर नहीं जाएगा तो हमारी बॉडी में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि धीरे धीरे टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, तो इससे भी हमें बचाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई, जो है एक्सक्रीशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे दवा की डोज डिसाइड करते हैं कि हमें कितने देर में डोज को देनी है, क्योंकि देखिए दवा की एक कह सकते हो एक हाफ लाइफ होती है, एक फिक्स एलिमिनेशन रेट होता है। तो वो सारी चीज़ें जो हमें पता होती है कि एक दवा कितने टाइम बाद अपनी कंसंट्रेशन की हाफ हो जाती है, कितने टाइम बाद बॉडी से बाहर निकल जाएगी, तो हम लोग यहाँ पे अगली डोज के लिए टाइमिंग भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों में हमारा यहाँ पे बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है एक्सक्रीशन। और इसके दो मेजर रूट होते हैं, पहला होता है रीनल, मतलब कि किडनी के थ्रू दवा का बाहर निकलना, और दूसरा हमारा नॉन रीनल, जिसमें हमारी बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने रीनल एक्सक्रीशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करें हम लोग यहाँ पे रीनल एक्सक्रीशन के बारे में, तो इसका मतलब है कि जो दवा है वो हमारी यहाँ पे किडनी से रिमूव होगी, जो कि हमारा सबसे मेजर रूट होता है। यानी कि देखिए ज़्यादातर दवाएं हमारी किडनी के थ्रू ही हमारी बॉडी से बाहर निकलती हैं। अब इसके यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन, थर्ड होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन।
अब देखिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब इसमें देखिए क्या होता है, देखिए किडनी में भी हमारा फिल्ट्रेशन कहाँ से होता है, हमारा नेफ्रॉन से होता है। ये हमारी नेफ्रॉन का एक जनरल स्ट्रक्चर होता है। अब नेफ्रॉन में देखिए क्या क्या देखने को मिलता है, एक हमारा होता है बोमेंस कैप्सूल, ये हमारी होती है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ये हमारी होती है डिस्टल ट्यूब्यूल, ये हमारा होता है लूप ऑफ एनले, और ये हमारा होता है कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी दवा है, ठीक है, या फिर कुछ भी हमारा ब्लड ही है, तो सबसे पहले वो हमारा बोमेन कैप्सूल में हमारा ग्लोमेरुलस से फिल्टर होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे सबसे पहले कह सकते हो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। ये हमारा ग्लोमेरुलस होता है, यहाँ पे हमारा ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है। तो यहाँ से हमारी दवा फिल्टर होकर सबसे पहले यहाँ से फिल्टर होती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन सिर्फ उन्हीं ड्रग का होगा जो कि फ्री होंगी, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड नहीं होंगी। और बाकी देखिए फिल्ट्रेशन रेट हमारा किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कितनी तेजी से हमारे यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है और कितना तेज हमारा फिल्ट्रेशन रेट है, ठीक है। मतलब देखा जाए तो दोनों चीज़ें थोड़ा सा रिलेटेबल ही हो जाती हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का मतलब कि कितनी तेजी से हमारा यहाँ पे कह सकते हो फिल्टर हो रहा है, 1 मिनट में हमारी कितना ब्लड यहाँ पे फिल्टर हो रहा है। और ड्रग साइज एंड बाइंडिंग की बात करें तो हमारा देखिए भाई जैसे ड्रग का जो साइज है, तो जितना छोटा साइज होगा उतनी इजीली फिल्टर हो जाएगा, और अगर बड़ा साइज होगा तो आसानी से फिल्टर नहीं होगा। और बाइंडिंग की बात करें तो बाइंडिंग मतलब ये कि अगर प्रोटीन बाउंड ड्रग होगी तो फिल्टर नहीं होगी, अनबाउंड होगी तो फिल्टर हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा आता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब देखिए ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है कि जैसे जो दवाएं कह सकते हो या फिर जो दवाएं यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से नहीं फिल्टर हो पाती हैं, वो हमारा क्या होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन से फिल्टर होती हैं। और ये हमारा मेनली प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे भी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं इसके आसपास। तो यहाँ से क्या होता है, कुछ दवाएं यहाँ से हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, यानी कि एक्टिवली ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारा यहाँ पे एनर्जी का यूज करके यहाँ पे हमारी इस नेफ्रॉन में सिक्रीट कर दी जाती हैं ताकि वो भी फिल्टर हो जाए। क्योंकि देखिए दवा का हमारी बॉडी से फिल्टर होना बहुत जरूरी है। तो जो यहाँ से नहीं जा पाया वो यहाँ से चला जाता है। अच्छा देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारे यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, मतलब इन्हीं ट्रांसपोर्टर के थ्रू हमारी दवा ट्रांसपोर्ट होती है। और देखिए एसिडिक ड्रग्स के लिए हमारा जो है OAT ट्रांसपोर्टर देखने को मिलता है, ऑर्गेनिक एनायन, ठीक है। आप लोग फुल फॉर्म देख लीजिएगा, बेसिकली हमारा ऑर्गेनिक कैटायन होता है। और यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे मान लीजिए कि अगर कोई प्रोटीन बाउंड ड्रग है तो वो भी हमारी यहाँ पे फिल्टर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो है पैसिव नहीं हो रहा है। तो प्रोटीन बाउंड ड्रग भी यहाँ पे फिल्टर हो सकती है। और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि कुछ दवाएं हमारी कह सकते हो इसमें जाती हैं, ठीक है, इसमें पहुँच तो जाती हैं लेकिन वापस यहाँ से हमारी ब्लड वेसल्स में रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए रीअब्जॉर्प्शन कह सकते हो जैसे मान लीजिए कोई बहुत लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, तो लिपिड सॉल्युबल अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा भाई, ये सब मेम्ब्रेन्स लिपिड सॉल्युबल लिपिड नेचर की होती हैं, तो यहाँ पे इनको क्रॉस करके दोबारा ब्लड वेसल्स में एंटर कर सकती है। उसके बाद देखिए यूरिन पीएच, तो यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए जो एसिडिक यूरिन है तो एसिडिक ड्रग क्या होगी, ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे हमारा एसिडिक यूरिन से ड्रग जो है एसिडिक ड्रग रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। और अगर यूरिन अल्कलाइन है तो अगर बेसिक ड्रग्स होगी तो वो ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए यूरिन पीएच पे भी डिपेंडेंट होता है। और ड्रग आयोनाइजेशन, अब आपको पता है कि जो नॉन आयोनाइज ड्रग है वो लाइपोफिलिक होती है, और लाइपोफिलिक मतलब कि वो यहाँ पे इजिली जो है ब्लड मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके हमारी रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये सारे स्टेप्स हमें देखने को मिलते हैं अपने रीनल एक्सक्रीशन में। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कौन कौन से फैक्टर्स इसको यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला आता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब आपको पता है कि जो हमारा एक्सक्रीशन है, ठीक है, तो अगर हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करें तो सिर्फ यहाँ पे अनबाउंड ड्रग ही फिल्टर हो पाती हैं। हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग यहाँ पे बहुत ही कम फिल्टर होती हैं। और इनका फिल्ट्रेशन कहाँ से होता है, इनका फिल्ट्रेशन हमारा यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन में। हाउएवर प्रोटीन बाइंडिंग डज नॉट प्रिवेंट एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन एज द ड्रग एसोसिएट फ्रॉम प्रोटीन टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन को नहीं अफेक्ट करता है। और बाकी देखिए आपको पता है कि प्रोटीन बाइंड ड्रग ऐसा तो है नहीं कि कंटिन्यू बाइंड ही रहती है, कुछ टाइम बाद वो भी यहाँ पर रिलीज हो जाती है, तो उसका भी फिल्ट्रेशन हो ही जाता है थोड़े टाइम बाद। और फिर रीनल ब्लड फ्लो की बात करें तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा तेज़ी से ब्लड फ्लो होगा उतना ज़्यादा तेज़ी से फिल्ट्रेशन होगा, उतना हमारा फास्ट हमारा ड्रग रिमूव होगी। और उसके बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई हर मिनट में 120 ml पर मिनट, यहाँ 120 ml ब्लड हमारा बॉडी में फिल्टर होता है। तो अगर हमारा यहाँ पे कह सकते हो ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा दवा हमारी फिल्टर होगी, और अगर ये डिक्रीज होगा तो हमारा फिल्ट्रेशन या फिर कह सकते हो एक्सक्रीशन यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। भाई देखिए जितना ज़्यादा हमारी दवा किडनी या फिर नेफ्रॉन में जाएगी उतना ज़्यादा एक्सक्रीशन होगा, जितना कम जाएगी उतना कम होगा। अब एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई ये हमारा कहाँ होता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में देखने को मिलता है। और ये हमारा जैसे वही चीज़ है कि अच्छा इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हमारी कुछ ड्रग हैं, ठीक है, प्रोबेनासिड है, तो ये हमारा पेनिसिलिन के सिक्रीशन को यहाँ पे इनहिबिट कर देती है। जैसे मान लीजिए कि 2 ड्रग हैं, एक है हमारा यहाँ पे कह सकते हो प्रोबेनासिड,
और एक हमारा पेनिसिलिन है। तो यहाँ पे देखिए, जब मान लीजिए कि यहाँ पे पेनिसिलिन को यहाँ पे एक्सक्रीट होना था, लेकिन अगर प्रोबेनासिड भी इसके साथ में होगी तो ये इसको एक्सक्रीट नहीं होने देगी, बल्कि खुद जाके एक्सक्रीट हो जाएगी। तो यहाँ पे जब ये एक्सक्रीट नहीं होगी तो इसका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ सकता है। एजिंग एंड रीनल इम्पेयरमेंट रिड्यूस एक्टिव सिक्रेशन कैपेसिटी। और यहाँ पे देखिए भाई, एज के साथ साथ भी यहाँ पे अगर और रीनल इम्पेयरमेंट यानी कि किडनी डिजीज है तो वहाँ पे भी एक्सक्रीशन हमारा यहाँ पे कम हो जाता है। और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ दवाएं क्या होता है हमारे यहाँ वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए रीअब्जॉर्ब क्यों कौन कौन सी दवा हो सकती है, लिपिड सॉल्युबल, नॉन आयोनाइज्ड, है ना। और यूरिन पीएच अगर वीक एसिड है तो हमारा एसिडिक यूरिन में, मतलब वही सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे देखिए रीअब्जॉर्प्शन अगर हमारा ज़्यादा हो गया, अगर हमारी ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा वापस से ब्लड में पहुंचने लगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमारा एक्सक्रीशन रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि भाई देखिए, और हमारा ड्रग एक्शन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रीअब्जॉर्प्शन कुछ दवाओं के लिए अच्छा है, कुछ के लिए नहीं अच्छा है। जैसे कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कि रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी तो वो वापस से अपना एक्शन शो करेंगी, तो हमारी बॉडी में ड्रग का एक्शन ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक देखने को मिलेगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ना हमेशा अच्छा नहीं होता है। कभी कभी तो चलिए कुछ दवाओं के लिए तो ये अच्छा होगा, लेकिन कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनका ज़्यादा अगर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखने को मिला या फिर उनकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा लंबे समय तक बढ़ी रही तो वो हमें हार्म कर सकती हैं, तो उनके लिए हमारा ये बहुत अच्छा भी नहीं होता है। और फिर यूरिन पीएच की बात करें तो वही चीज़ है कि हमारा देखिए, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूरिन पीएच के साथ छेड़छाड़ करके हम इसको बढ़ा भी सकते हैं एक्सक्रीशन को। जैसे यहाँ पे बात करें तो जो हमारा कह सकते हो, देखिए अगर वीक एसिड हमारा वीक एसिड अगर हमारा एसिडिक यूरिन में है तब तो रीअब्जॉर्ब होगा, लेकिन अगर वही वीक एसिड ड्रग हमारा एल्कलाइन यूरिन में है तो वो यहाँ पे एक्सक्रीट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि कोई हमारी ऐसी ड्रग है जो कि हमारा कह सकते हो एक्सक्रीट अच्छे से नहीं हो रही है, तो वहाँ पे हम लोग जो है यूरिन के पीएच के साथ मैनिपुलेट यानी कि छेड़छाड़ करके हम लोग यहाँ पे उसका इन्हेंस कर सकते हैं ड्रग एलिमिनेशन। तो वही चीज़ है कि देखिए उल्टा हमें करना है, अगर हमारी दवा बेस है तो हमें एसिडिक यूरिन कर देना है, और अगर हमारी दवा एसिड है तो हमें बेसिक यूरिन कर देना है। तो ये सारी चीज़ें करके हम लोग यहाँ पे एक्सक्रीशन प्रमोट कर सकते हैं। अब एज की बात करें तो आपको पता है, जैसे न्यूनेट्स मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी किडनी यहाँ पे थोड़ा सा मैच्योर होती है, तो वहाँ पे भी हमारा लो होता है जीएफआर, और थोड़ा सा रीअब्जॉर्ब, थोड़ा सा कह सकते हो सारी चीज़ें लो होती हैं और हमारा एक्सक्रीशन भी स्लो होता है। और वहीं अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो है कह सकते हो ज़्यादा एजेड लोगों में, तो वहाँ पे भी हमारी जो है रीनल इम्पेयरमेंट की वजह से हमारा एक्सक्रीशन थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। जैसे एल्डरली इंडिविजुअल्स ऑफन हैव रिड्यूस्ड रीनल फंक्शन इवन इफ क्रिएटिनिन इज नॉर्मल। तो वहाँ पे वही चीज़ है कि भाई देखिए उनमें एज के साथ भी थोड़ा सा लो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ड्रग एलिमिनेशन यहाँ पे दोनों तरफ क्या होता है, लो होता है, अगर हमारी एज बहुत कम है या फिर एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हमें डोज को जो है इनमें इस तरीके से ही देना है कि हमारी ज़्यादा डेवलप ना होने पाए, क्योंकि हमारा एक्सक्रीशन थोड़ा सा स्लो होता है। और डिजीज़ की बात करें तो आपको पता है कि रीनल अगर हमारे किडनी से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ होगी तो वहाँ पे भी हमारा एक्सक्रीशन यहाँ पे काफ़ी स्लो हो जाएगा। और फिर ड्रग इंट्रैक्शंस की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो कि दूसरी दवा के एक्सक्रीशन को यहाँ पे रोक देती हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रोबेनासिड है तो वो यहाँ पे जो है पेनिसिलिन के एब्जॉर्प्शन को यहाँ पे रिमूव कर थोड़ा सा कम कर देती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ दवाएं साथ में लेने पे भी हमारा जो है एक्सक्रीशन बढ़ सकता है फिर घट सकता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई जितना मॉलिकुलर साइज स्मॉल होगा, जितनी दवा लिपिड सॉल्युबल होगी, या फिर जितना जो है ड्रग जो है आयोनाइज होगी, तो आयोनाइज होगी तो लेस एब्जॉर्ब होगी, नॉन आयोनाइज होगी या फिर लिपिड सॉल्युबल होगी तो अच्छे से एब्जॉर्ब होगी। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मॉलिकुलर साइज की, तो यहाँ पे हमारा जो है स्मॉल होगा तो यहाँ पे इजीली फिल्टर हो पाएगा। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझिए कि जब हमारी दवा, ठीक है, जब हमारी मेडिसिन यहाँ पे जो हमारी ड्रग है वो यहाँ पे हमारी यूरिन में जा चुकी है, तो जाने के बाद उसका जो है एसिडिक होना या फिर कह सकते हो मतलब जाने के बाद आप सिंपली समझिए कि उसका वाटर सॉल्युबल होना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। अगर वो लिपिड सॉल्युबल होगी तो वो रीअब्जॉर्ब ज़्यादा होगी, और अगर वो वाटर सॉल्युबल होगी तो हमारा आपको पता है हमारा यूरिन तो वाटर सॉल्युबल होता है, तो वहाँ पे हमारा दवा अच्छे से एक्सक्रीट हो पाएगी। तो देखिए वही चीज़ लिखी हुई है कि आयोनाइज्ड मतलब कि वाटर सॉल्युबल वो ज़्यादा अच्छे से एक्सक्रीट होगी और लेस रीअब्जॉर्ब होगी, और वहीं पर जो हमारी लाइपोफिलिक है यानी कि नॉन आयोनाइज्ड है वो ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगी और कम एक्सक्रीट होंगी। तो यहाँ पर हमारा जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये थे हमारे यहाँ पे रीनल एक्सक्रीशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रीनल एक्सक्रीशन। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नॉन रीनल रूट्स फॉर ड्रग एक्सक्रीशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा नॉन रीनल रूट है तो इसका मतलब कि हमारा किडनी के अलावा जब बाकी किसी जगह से, जैसे हमारा बैलरी, पुल्मोनरी, सलाइवरी, स्वेट, इन सबके थ्रू हमारा ड्रग एक्सक्रीट होता है तो वहाँ पे नॉन रीनल हो जाता है। अब इसके अंदर सबसे पहला टाइप आ जाता है बाइलरी, यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा
ड्रग है वो हमारा बाइल जूस के थ्रू लिवर से हमारा क्या होता है भाई, बाइल हमारा एट लास्ट में जो है कह सकते हो फीसेज के थ्रू एक्सक्रीट होता है। तो यहाँ पे बाइल हमारा कहाँ होता है, बाइल हमारा लिवर से जो है सिक्रीट होता है, इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन से फीसेज में, और फिर फीसेज के थ्रू हमारा जो है रेक्टम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से कुछ ड्रग्स हमारा बाइलरी एक्सक्रीशन भी देखने को मिलता है। अब पुलमोनरी मतलब कि देखिए, पुलमोनरी मतलब कि यहाँ पे हमारा जो है कह सकते हो लंग्स के थ्रू, यहाँ पे जब भी हम लोग यहाँ पे सांस जो है बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, कार्बन मतलब हम लोग यहाँ पे जब इन एक्जेल करते हैं तो एक्जेलेशन के थ्रू भी हमारी कुछ ड्रग्स यहाँ पे एक्सक्रीट हो जाती हैं, जैसे कि हमारा आइसोफ्लूरेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह हो गई। और फिर सलाइवरी एक्सक्रीशन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए जो हमारा सलाइवा के थ्रू हम लोग यहाँ पे ड्रग्स एक्सक्रीट करते हैं तो हमारा सलाइवरी हो जाता है। और फिर स्वेट एंड सेबेशन, तो हमारी स्वेट वगैरह के थ्रू हमारी जब जो है कुछ ड्रग्स हमारी एक्सक्रीट होती हैं तो हमारे स्वेट और सेबेशियस हो जाता है। और फिर ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि देखिए जो फीमेल्स होती हैं तो अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो वहाँ पे कहीं कभी कभी उनके ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी कुछ ड्रग्स यहाँ पे एक्सक्रीट होती है, बट वहाँ पे हमें ये ध्यान देना होता है कि कोई ऐसी ड्रग ना एक्सक्रीट हो जो कि यहाँ पे जो बेबी है, क्योंकि वही यहाँ पे उस ब्रेस्ट मिल्क को कंज्यूम कर रहा होता है तो उसके अंदर वो ड्रग्स जा सकती हैं। तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि कोई ऐसी दवा फीमेल्स ना खाए जो कि यहाँ पे उसका जिसका यहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू एक्सक्रीशन हो रहा हो। और फिर नेक्स्ट हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा क्या होता है कि कुछ कुछ दवाएं हमारी डायरेक्टली यहाँ पे हमारे फीसेज के थ्रू कह सकते हो इंटेस्टाइनल ल्यूमन में जाके फीसेज के थ्रू एक्सक्रीट कर दी जाती हैं। अब ये हमारी जो है जनरली यहाँ पे अनएब्जॉर्ब ड्रग्स होती हैं और इनका यहाँ पे कह सकते हो जो है बाइलरी या फिर जो है डायरेक्ट एक्सक्रीशन देखने को मिल जाता है, जैसे कि हमारा वैंकोमाइसिन हो गया, नियोमाइसिन वगैरह हो गई। तो ये सारे हमारे यहाँ पे नॉन रीनल रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन हो जाते हैं। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे कंप्लीट एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है बायो अवेलेबिलिटी। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें बायो अवेलेबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पे देखिए बायो अवेलेबिलिटी को आप सभी लोगों ने जो है सुन ही रखा है। बायो अवेलेबिलिटी मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारे कितनी ड्रग, ठीक है, कितनी ड्रग जो है हमारी कह सकते हो फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जो है हमारा जितना हमारे ब्लड में पहुंचता है वही हमारी होती है बायो अवेलेबिलिटी, है ना। और आपको पता है कि हमारा आईवी रूट से बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। अब देखिए थोड़ी सी यहाँ पे डेफिनेशन जो है थोड़ी सी यहाँ पे बायो फार्मास्यूटिक्स में थोड़ी डिफरेंट होती है बायो अवेलेबिलिटी की, बाकी मतलब वही होता है। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी हमारा क्या होता है कि कितना फ्रैक्शन हमारा ड्रग का जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा। लेकिन देखिए बायो फार्मास्यूटिक्स में क्या होता है, बायो फार्मास्यूटिक्स में हम लोग थोड़ा सा जो है इसको जो है डोजेज फॉर्म और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करते हैं। तो इसमें देखिए इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हम लोग बायो अवेलेबिलिटी को डिफाइन करते हैं रेट and extent to which the above active ingredient is absorbed from a drug product and become available at site of action or in systemic circulation। देखिए इसमें हम लोग बायो अवेलेबिलिटी को ऐसे बताते हैं कि किस रेट से और कितने अमाउंट में, ठीक है, कितने रेट से और कितने एक्सटेंट में। एक्सटेंट मतलब कह सकते हो अमाउंट और रेट मतलब कह सकते हो कितनी फास्ट कितनी स्पीड से हमारी दवा जो है कह सकते हो एब्जॉर्ब हो रही है। और एब्जॉर्ब होने के बाद हमारी यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम यानी कि हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन और साइट ऑफ एक्शन यानी कि जहाँ पे उसको यहाँ पे अपना इफेक्ट शो करना है। तो कितने रेट और कितने एक्सटेंट में हमारी दवा ब्लड में पहुँच रही है, उसके बाद यहाँ पे अपना साइट ऑफ एक्शन पे अपना एक्शन शो कर रही है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी से डिफाइन करते हैं। बाकी देखिए कोर मीनिंग वही है भाई, जितनी ज़्यादा दवा ब्लड में पहुँचेगी उतना ज़्यादा यहाँ पे वो साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी, है ना, उतना ज़्यादा यहाँ पे उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मीनिंग वही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग रेट और एक्सटेंट भी यहाँ पे जोड़ देते हैं तो हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। बाकी अगर की एस्पेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई ये हमारा मेजर करता है कि ड्रग कितनी फास्ट एब्जॉर्ब होगा, कितनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, आपको पता है कि जब भी हम लोग ओरल रूट से दवा लेते हैं तो कुछ दवा हमारी पहले ही मेटाबोलाइज हो जाती है, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी हमेशा यहाँ पे कम देखने को मिलती है। और यहाँ पे इसको हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। आईवी रूट से बायो अवेलेबिलिटी हमेशा जो है लगभग जो है 100% देखने को मिलती है। ओरल या अदर रूट से बायो अवेलेबिलिटी हमारी थोड़ी सी जो है हमेशा थोड़ी बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है हो सकता है उस दवा का एब्जॉर्प्शन ही अच्छे से ना हुआ हो। देखिए एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन का मतलब ही है हमारी दवा का जो है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचना। तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तभी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होगी। तो कुछ दवा हमारी एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाती हैं अच्छे से, या फिर कुछ का एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो जाता है, या तो कुछ हमारी यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चली जाती हैं। तो इन सब की वजह से हमारी बायो अवेलेबिलिटी सबकी यहाँ पे थोड़ी बहुत डिफरेंट देखने को मिलती है।
नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि इसको हम लोग यहाँ पे क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भाई कोई दवा कितनी क्विकली, कितनी तेजी से और कितनी अमाउंट में यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में पहुँच रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। उसके बाद देखिए होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक ही दवा है, अब वो टैबलेट के फॉर्म में हम लोग दे रहे हैं और वहीं पर उसको IV फॉर्म में दे रहे हैं, तो IV में बायोअवेलेबिलिटी हमेशा 100% होगी और टैबलेट में थोड़ी बहुत कम होगी। तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि टैबलेट में कितनी कम है, IV में कितनी ज़्यादा अच्छे से, मतलब IV के कंपेयर में हमारी और फॉर्मुलेशन कितनी कम है, ठीक है, कितना कम बायोअवेलेबिलिटी शो कर रही है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए भाई हम लोग यहाँ पे जब समझ जाते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी हमारी किस रूट से ज़्यादा अच्छी है, तो हम लोग इफेक्टिव डोजेज फॉर्म डेवलप कर पाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि मतलब कि देखिए किस रूट और किस डोजेज फॉर्म में ज़्यादा अच्छी है, जैसे आपको पता है IV में ज़्यादा अच्छी बायोअवेलेबिलिटी होती है, तो अगर कोई दवा हमें ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा ही अमाउंट में देनी है तो हम लोग IV रूट प्रेफर करते हैं। और उसके बाद देखिए अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर हमारा फूड या फिर अदर ड्रग्स हैं या फिर फिजियोलॉजिकल कंडीशन है तो वो हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, क्योंकि देखिए ड्रग एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होगा तो हमारी बायो अवेलेबिलिटी इफेक्ट होगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग मान लीजिए कि कोई हमारी एक दवा है और उसी की जैसे कोई सिमिलर दवा हम लोग बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे उस दवा का डाटा कलेक्ट करते हैं कि उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी है। फिर नई दवा हम लोग यहाँ पे उसके हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाते हैं ताकि हमारा जो है और अच्छी हो उसकी बायोअवेलेबिलिटी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा थेरापेटिक इफेक्ट और मतलब कि हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी का डाटा होता है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी दवा को इफेक्टिव बनाने की और कम से कम टॉक्सिक बनाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कितनी एक्सटेंट है, ठीक है, कि हमारा ओरली अगर हम लोग ले रहे हैं तो कितना ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग या तो दवा को मॉडिफाई करते हैं या तो डोजेज फॉर्म को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बाकी देखिए अब यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखते हैं बायोअवेलेबिलिटी का, जो कि हमारा हो जाता है एरिया अंडर कर्व। तो हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ देखते हैं और यहाँ पे हम लोग AUC वगैरह को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये अभी आगे आपके बहुत काम आने वाला है। बायो अवेलेबिलिटी देखिए अगर हमें किसी चीज़ की बायो अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करनी है किसी ड्रग की, तो इसका फॉर्मूला होता है AUC ओरल अपॉन AUC IV। अब ये AUC क्या है, देखिए अब इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं एक ग्राफ के थ्रू। देखिए एक ग्राफ अगर हम लोग मान लीजिए बनाते हैं, एक ग्राफ हमारा हो गया, ये हमारा Y एक्सिस पे हम लोगों ने ले लिया प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन, ठीक है, प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन, और नीचे हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे टाइम। देखिए प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन का मतलब कि कितनी दवा हमारी ब्लड में है, ठीक है, और टाइम मतलब कि कितना टाइम वगैरह लग रहा है। तो देखिए इसमें हमारे मान लीजिए दो लाइन होते हैं, एक लाइन ये मान लीजिए, एक लाइन हमारा ये मान लीजिए। अब ये लाइन हमारा हो जाता है मिनिमम इफेक्टिव, ठीक है, मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन, ठीक है, एक लाइन हमारी ये हो गई। और फिर एक लाइन हमारी हो जाती है यहाँ पे मैक्सिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन, मैक्सिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन, ठीक है, और या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि मिनिमम टॉक्सिक वैल्यू, या फिर कह सकते हो मिनिमम टॉक्सिक कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, जैसे ये लाइन जो होती है, तो ये लाइन हमारी ये शो करती है कि अगर हमें किसी दवा का, ठीक है, किसी दवा का एक्शन चाहिए तो उसका ग्राफ जो है, ठीक है, वो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि उसकी देखिए ये लाइन क्या है, ये लाइन हमारा Y एक्सिस शो करिए प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन। तो अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे तीन तरह का ग्राफ बनाते हैं, एक मान लीजिए मैंने ये बनाया, एक मान लीजिए मैंने आपका ये बनाया, और एक मान लीजिए मैंने आप लोग का ये बना दिया, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे Y एक्सिस को कैलकुलेट करो तो यहाँ पे देखिए Y की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी जा रही है, इतनी, ठीक है, इसमें कितनी जा रही है, इसमें इतनी जा रही है, और इसमें यहाँ पे कितनी जा रही है, इसमें यहाँ पे इतनी जा रही है, ठीक है। तो यानी देखिए यहाँ पे ये हो गई, यहाँ पे ये आ गई, यहाँ पे देखिए ये चीज़ें थोड़ा सा अगर आप लोग को ग्राफ की नॉलेज है तो आप लोग समझ पाओगे कि देखिए यहाँ पे अगर हम लोग प्लाज्मा कंसेंट्रेशन देखें इस वाले ग्राफ का, ठीक है, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2 और ग्राफ नंबर 3, तो इसमें देखिए इसमें प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन कितनी है, हमारी मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन से नीचे है। देखिए मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन का मतलब है कि इतनी तो दवा हमें कम से कम देनी ही पड़ेगी ताकि हमारा इफेक्ट शो हो, यानी कि अगर हमें किसी भी दवा का इफेक्ट चाहिए तो उसकी मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन वो कंसेंट्रेशन होती है जिस पे वो अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट करती है। तो इतना इफेक्ट, इतनी कंसेंट्रेशन तो ब्लड में उसकी होनी ही चाहिए ताकि उसका इफेक्ट हमें दिख सके। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 1, 2 और 3 में हमारा किस दवा का एक्शन हमें ड्रग में शो होगा एक्चुअल में, तो हमारा देखिए हमारा जो दूसरा वाला ग्राफ है ना, इसी का हमें यहाँ पे एक्शन शो होगा, क्योंकि देखिए इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, इसकी हमारे मिनिमम से ऊपर है। और यहाँ पे देखिए एक और है मैक्सिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन। ये क्या होता है, देखिए ये हमारी वो कंसेंट्रेशन होती है जिसमें हमारा मैक्सिमम इफेक्ट शो हो जाता है, और इसके ऊपर अगर हमारा गया, ठीक है, इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मिनिमम
मिनिमम टॉक्सिक कंसेंट्रेशन, ठीक है, मिनिमम टॉक्सिक कंसेंट्रेशन, यानी इसके ऊपर अगर कोई दवा चली गई तो यहाँ पे इसके ऊपर होता है टॉक्सिक लेवल, यानी अगर कोई दवा हमारी इसके यानी किसी दवा का कंसेंट्रेशन समझिए, अगर कोई दवा हमारी ब्लड में इस लेवल से ज़्यादा पहुंच गई, इस ग्राफ का देखिए, इसका नाम क्या है, प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन, यानी जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है उसमें अगर हमारी ड्रग की कंसेंट्रेशन इस वाले लाइन के ऊपर पहुंच गई तो इसका मतलब फिर वो हमारी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट शो करने लगेगी, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे देखिए, एक हमारे यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ है AUC, तो AUC का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, यानी कि देखिए अब एरिया अंडर कर्व का मतलब है कि जैसे इन तीनों में अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा कर्व बना है, ये वाला कर्व, ठीक है, इसके अंडर में जो भी पार्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। यानी कि देखिए अगर मैं इस वाले सेकंड वाले ड्रग की बात करूँ तो इसमें देखिए, इसमें हमारा ये हो जाएगा एरिया अंडर कर्व, यानी कि इस वाले कर्व के अंदर कितना एरिया, वही हो जाता है एरिया अंडर कर्व। तो देखिए अगर हमें किसी भी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है AUC ओरल अमाउंट AUC IV। जैसे इसमें हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमें कैलकुलेट करनी है बायो अवेलेबिलिटी तो हमें पता है कि IV रूट से 100% होती है, तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी ड्रग की, ठीक है, एक सेम ड्रग की अगर हमें ओरल रूट से AUC कैलकुलेट करनी है तो उसको हम लोग यहाँ पे उसकी IV से कंपेयर करके, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, यानी कि उसका जो AUC आता है, AUC ओरल को AUC IV से कैलकुलेट करते हैं और हमें यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी मिल जाती है। देखिए ये एक फॉर्मूला होता है बस, यहाँ पे और कुछ नहीं है। और बाकी देखिए इस ग्राफ को अगर आप लोग देखें तो अब आप लोग बहुत ईजिली समझ जाओगे। जैसे देखिए ये हमारा हो जाता है मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन, ठीक है, और ये हमारे प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन है, ठीक है। ये अब देखिए ये Cmax और Tmax क्या है। देखिए Cmax क्या है, Cmax जैसे इस वाले कर्व की बात करें तो मान लीजिए हमारा कोई दवा है जिसका हमें इस तरीके का कर्व देखने को मिल रहा है, इस तरीके का ग्राफ प्लॉट हुआ है, तो इसमें देखिए ये दवा हमारी मैक्सिमम यहाँ पे कहाँ गई, यहाँ तक गई, तो ये Cmax है। Cmax क्या है, Cmax हमारा इसका मैक्सिमम ड्रग कंसेंट्रेशन, यानी इस दवा का मैक्सिमम कंसेंट्रेशन कितना है, इतना है, ठीक है, यानी हमारी ब्लड में एक टाइम में, ठीक है, हमारी जो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन इसकी हुई वो हमारी कितनी, इस पॉइंट पे हुई। और यहाँ पे देखिए Tmax क्या है, Tmax हमारा वो टाइम है जितना टाइम लगा इस Cmax को रीच होने में। देखिए Tmax हमारा टाइम टू रीच Cmax और Cmax हमारा क्या है, पीक प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। Cmax का मतलब हमारा वो टाइम जब हमारा, Cmax का मतलब हमारा वो प्लाज्मा कंसेंट्रेशन जो हमारा एक किसी दवा का सबसे ज्यादा दिखता है। मतलब जैसे देखिए एक दवा जब हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए ब्लड में मान लीजिए कोई दवा जाती है जब, ठीक है, तो जब दवा ब्लड में जाती है तो धीरे धीरे जाती है, तो जब ब्लड में एक टाइम आता है जब हमारी मैक्सिमम कंसेंट्रेशन हमारी ब्लड में प्रेजेंट होती है दवा की, तो ये जो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन होती है यही होती है हमारी यहाँ पे Cmax, ठीक है। तो Cmax हमारा वो कंसेंट्रेशन होती है जो हमारी दवा ब्लड में जो है, देखिए दवा ब्लड में बात हो रही है, यहाँ पे दवा साइट ऑफ एक्शन की बात नहीं हो रही है ना, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पे ये जो हमारा मैक्सिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन और मैक्सिमम मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन के बीच का जो कह सकते हो पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं थेरापेटिक विंडो, और ये हमारा इसके ऊपर टॉक्सिक लेवल हो जाता है। और बाकी आप लोग यहाँ पे समझ ही गए होंगे। तो ये हमारा ग्राफ हमें बायो अवेलेबिलिटी में देखने को मिल जाता है। तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी का एक जनरल इक्वेशन और ग्राफ वगैरह। आई होप कि आप लोग थोड़ा समझ गए होंगे। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी के बारे में। अब देखिए एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी की बात करें तो वैसे इसका नाम एब्सोल्यूट है, बट यहाँ पे भी हम लोग कंपैरिजन ही करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पे हम लोग जो है कोई एक मान लीजिए हमारी सेम दवा है, ए दवा है। अब हम लोग यहाँ पे इस दवा की एक तो हम लोग ले लेते हैं जो है कह सकते हो ओरल या फिर कोई भी नॉन आईवी फॉर्म, यानी कि ओरल या तो कोई भी ऐसी जो कि आईवी ना हो, और दूसरी हम लोग ऐसी डोजेज फॉर्म लेते हैं जो कि आईवी होती है। एक हम लोग आईवी डोजेज फॉर्म लेंगे, एक हम लोग नॉन आईवी यानी कि नॉन इंट्रावेनस डोजेज फॉर्म लेंगे। अब नॉन इंट्रावेनस में हमारा कुछ भी हो सकता है, ओरल मस्कुलर। और उसके बाद देखिए उसके बाद हम लोग करते क्या है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि जो हमारा नॉन आईवी वाला है, ठीक है, वो हमारा आईवी के कंपेयर में कितना कम बायो अवेलेबिलिटी शो कर रहा है। जैसे मान लीजिए आईवी तो हमेशा 100% शो करेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसी डोजेज फॉर्म को आईवी में दे रहे हैं तो 100% है, लेकिन अगर इसी को हम लोग मान लीजिए ओरल, लिक्विड या फिर किसी अदर फॉर्म में दे रहे हैं तो वहाँ पे 100 की बजाय हमारी कितनी बायोअवेलेबिलिटी हो सकता है 80% हो सकता है 50% हो। तो हम लोग ये चेक करते हैं कि इसके कंपैरिजन में दूसरी फॉर्म जो है कितना कम बायो अवेलेबिलिटी शो करती है किसी एक दवा की, वो हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट से चेक करते हैं। बाकी देखिए इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा जो है कुछ इस तरीके से होता है। FA हमारा बायो अवेलेबिलिटी हो जाता है एब्सोल्यूट, और यहाँ पे होता है देखिए इसमें हम लोग AUC रखते हैं, यानी कि इसमें हम लोग एरिया अंडर कर्व जो हम लोगों ने अभी देखा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लीजिए ओरल और आईवी को कंपेयर कर रहे हैं, तो जो हमारा ओरल का AUC आएगा सबसे उसके ऊपर उसको रखेंगे। फिर नीचे हम लोग
आईवी का जो भी एयूसी आएगा उसको नीचे रखेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग ऊपर रखेंगे हम लोग आईवी से जितनी डोज हम लोगों ने दी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आईवी की हम लोगों ने मान लीजिए 50 mg दी है, तो ऊपर हम लोग डोज रखेंगे 50, और नीचे मान लीजिए ओरल की हम लोगों ने 100 mg दी है, या फिर हो सकता है सेम डोज ही दी हो, तो जो भी जैसा भी दिया है हम लोग यहाँ पे ऊपर नीचे उसको रख लेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग यहाँ पे कंपेयर करके बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप लोग एग्जाम्पल से देखिए। जैसे मान लीजिए कि एक दवा है, उसको हम लोगों ने ओरली दी है 100 mg, ठीक है, ओरली हम लोगों ने दी उसको यहाँ पे 100 mg, और आईवी से हम लोगों ने दी यहाँ पे 50 mg। अब यहाँ पे देखिए, जब हम लोगों ने एयूसी कैलकुलेट किया तो एयूसी आया ओरल का यहाँ पे 200, और यहाँ पे आईवी का एयूसी आया हमारे यहाँ पे 400। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हमारा क्या था भाई, फॉर्मूला हमारा यही तो था कि ऊपर हम लोग रखते हैं एयूसी हमारा ओरल का, और नीचे हम लोग रखते हैं एयूसी आईवी का। ऊपर हम लोग रखते हैं एयूसी हमारा डोज हमारी आईवी की, ठीक है, और नीचे रखते हैं डोज हमारी ओरल की। देखिए आप लोग देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइए। देखिए ऊपर क्या है, ऊपर है हमारा यहाँ पे डोज, अच्छा ऊपर डोज आईवी की है, नीचे डोज ओरल की है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि ऊपर हमारा डोज हम लोगों ने रखा आईवी की, और यहाँ पे नीचे हम लोगों ने डोज रखा है ओरल की। 50 है, 50 देखिए 50 आईवी की डोज है ना, और 100 mg ओरल की डोज है, और इसको हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए हमारे पास वैल्यू आई 25%। यानी कि इसमें देखिए, इसमें क्या पता चल रहा है कि एक ही दवा को, सेम दवा को अगर हम लोग यहाँ पे ओरल रूट से दे रहे हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी हमारी 100% है, और वहीं आईवी से दे रहे हैं तो 100% है, और उसी सेम दवा को ओरल से देने पे हमारी बायो अवेलेबिलिटी सिर्फ 25% है। यानी कि सिर्फ 25% दवा हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है, बाकी सारी हमारी लॉस हो जा रही है, या तो इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन की वजह से, या तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से। तो इस केस में देखिए हमारी बायो अवेलेबिलिटी हमारी क्या निकल के आ रही है, 25% एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी निकल के आती है ओरल फॉर्म की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम लोग बेसिकली कंपैरिजन ही करते हैं। और रिलेटिव की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अब रिलेटिव में भी हम लोग कंपैरिजन ही करते हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए आईवी में हम लोगों ने देखिए एब्सोल्यूट में हम लोगों ने कंपैरिजन किया आईवी से, ठीक है, आईवी से किया नॉन आईवी का। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेटिव में हम लोग यहाँ पे कह सकते हो दो नॉन आईवी को ही कंपैरिजन करेंगे, यानी पहली भी नॉन आईवी होगी और दूसरी भी नॉन आईवी होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो दूसरी नॉन आईवी होगी ये हमारी यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डोजेज फॉर्म होगी, या फिर कह सकते हो रेफरेंस होगी। यानी कि इसमें देखिए नॉन आईवी यहाँ पे क्या हो सकता है, नॉन आईवी हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म हो सकता है, या फिर कोई ऐसी, देखिए इसमें हम लोग इस देखिए रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी भी हमारा जो है एक हिसाब से कंपैरिजन करने के लिए ही बना होता है, और इसका भी यूज हम लोग एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी की तरह ही करते हैं। लेकिन रिलेटिव का यूज हम लोग सिर्फ तब करते हैं जब हमारा किसी दवा की आईवी फॉर्म जनरली नहीं अवेलेबल होती है। देखिए अगर हमारी मान लीजिए कोई दवा है, उसका आईवी भी अवेलेबल है, ओरल या फिर नॉन आईवी भी अवेलेबल है, तब तो हम लोग एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी का ही यूज करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दवा है, उसका आईवी फॉर्म अवेलेबल ही नहीं है, तब हम लोग यहाँ पे उसकी जो सबसे सुटेबल डोजेज फॉर्म होती है उसको यहाँ पे स्टैंडर्ड की तरह लेते हैं, और उसकी जो बाकी डोजेज फॉर्म होती है उसको जो है टेस्ट की तरह लेते हैं, और टेस्ट को स्टैंडर्ड से कंपेयर करके बायो अवेलेबिलिटी का पता लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी कंपेयर्स द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग फ्रॉम वन फॉर्मुलेशन टू अनदर नॉन आईवी फॉर्मुलेशन, या फिर एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को दूसरे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। अब एक हमारा टेस्ट होता है, एक हमारा रेफरेंस होता है ऑफ सेम ड्रग, और ड्रग हमारी सेम ही होगी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा रेफरेंस है, ठीक है, तो ये हमारा देखिए भाई हमारी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन होती है जो कि हमारा ओरल सोल्यूशन हो सकता है, डिफरेंट टैबलेट फॉर्मुलेशन, या फिर डिफरेंट नॉन आईवी रूट हो सकता है। और बाकी देखिए इसका हम लोग तभी करते हैं जब हमारी आईवी फॉर्मुलेशन नहीं अवेलेबल होती है। और सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसमें हम लोग यहाँ पे कह सकते हो बायो इक्विवेलेंस का कैलकुलेशन करते हैं। देखिए बायो इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, बायो इक्विवेलेंस का मतलब है कि देखिए जब हमारी मान लीजिए कि कोई एक दवा है और दो, मान लीजिए दो अलग अलग दवाएं हैं, यहाँ पे दो सेम दवा नहीं है, यहाँ पे डोजेज फॉर्म की बात नहीं हो रही, बल्कि ए दूसरी दवा है और दूसरी, और मतलब ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, तो ए एक दूसरी दवा है, बी दूसरी दवा है। तो यहाँ पे होगा क्या कि मान लीजिए अगर ए और बी दवा तो दो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की यहाँ पे कह सकते हो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, थेरापेटिक इफेक्ट और हर चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि ए और बी क्या है, एक दूसरे के बायो इक्विवेलेंस हैं। देखिए इक्विवेलेंस मतलब लगभग बराबरी में, और बायो मतलब कि कह सकते हो हमारा जो है दवा से ले लीजिए। तो जब दो दवा हमारा सेम होती है हर एक एस्पेक्ट में, यानी कि दोनों की बायो अवेलेबिलिटी बिल्कुल सेम होती है, आप ऐसा कह सकते हो, तो उन दवाओं को हम लोग बोलते हैं बायो इक्विवेलेंस। तो यहाँ पे देखिए इसका यूज हम लोग कह सकते हो बायो इक्विवेलेंस स्टडी करने के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने टेस्ट और रेफरेंस को कैलकुलेट किया, और अगर टेस्ट और रेफरेंस यहाँ पे दोनों सेम आ गए तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा टेस्ट है वो हमारा रेफरेंस के बायो इक्विवेलेंस है।
तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे किसी जेनरिक दवा को अपने ब्रांडेड दवा से कंपेयर करते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोगों ने कह सकते हो जेनरिक दवा की जो डोज है वो 100 mg ली, और रेफरेंस दवा की डोज भी यहाँ पे 100 mg ली, और जो जेनरिक दवा का AUC वो 220 है और रेफरेंस वाले का हमारा 200 है। तो यहाँ पे देखिए जब इन सबको हम लोग फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 110%। यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि जो हमारी जेनरिक दवा है वो 110% जो है ज़्यादा बेटर है, मतलब कह सकते हो कि वो 10% ज़्यादा बेटर है हमारे कह सकते हो ब्रांडेड से, है ना। तो इट डिलीवर्स स्लाइटली मोर ड्रग टू द ब्लड स्ट्रीम। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाता है कि ये हमारा ज़्यादा बेटर काम कर रही है। अब अगर मान लीजिए 90% आता कम आता, तो इसका मतलब कि अगर हमारी कह सकते हो स्टैंडर्ड वाली 100% है तो वो इसके 90% है। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड हम लोग यहाँ पे 100% मान के चलते हैं, और जितना आता है उससे हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस करते हैं। अगर 110 आ रहा है इसका मतलब 10% बेटर है, 90 आ रहा है मतलब 10% कम बेटर है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो। बाकी देखिए अब अगर हम लोग बात करें अपने मेजरमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी के बारे में, तो देखिए मेजरमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारी कोई दवा कितना ज़्यादा हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुँच रही है। तो अब इसके मेजरमेंट के हमारे दो तरीके हो सकते हैं, एक हो सकता है फार्माकोकाइनेटिक, दूसरा हो सकता है फार्माकोडायनेमिक। तो देखिए फार्माकोकाइनेटिक हमारा सबसे रिलेटेबल मेथड होता है, और इसमें भी हमारे दो मेथड होते हैं, दो अलग अलग टाइप होते हैं। एक होता है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, एक होता है यूरिनरी ड्रग एक्सक्रीशन। अब इन दोनों में भी सबसे बेटर हमारा ये होता है, यानी ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो सबसे बेस्ट तरीका होता है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मेथड, और यही हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा होता है। और इसको हम लोग यहाँ पे ब्लड मतलब कह सकते हो ब्लड मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ पे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे ब्लड में जो है ड्रग का अमाउंट मेजर कर रहे हैं। तो अब देखिए प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट रिलायबल और वाइडली यूज्ड मेथड होता है, और अगर हमारी सारी चीज़ें अवेलेबल है तो हम लोग यहाँ पे इसी का ही यूज करते हैं। अब इसमें देखिए इसमें हम लोग करते क्या हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हो जब हमारी दवा एब्जॉर्ब हो चुकी होती है, एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है कि वो हमारी ब्लड में पहुँच चुकी है। तो ब्लड में पहुँचने के बाद हम लोग यहाँ पे कह सकते हो एक फिक्स टाइम इंटरवल पे ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, और इस ब्लड सैंपल में हम लोग यहाँ पे अपनी ड्रग के अमाउंट को चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे एक कह सकते हो एक फिक्स रेफरेंस अमाउंट होता है, अगर वहाँ से हमारी दवा मैच कर जाती है तो इसका मतलब हमें पता चल जाता है कि हमारी दवा जो है अच्छे से ब्लड में पहुँच रही है और वो अपनी बायो अवेलेबिलिटी अच्छे से शो कर रही है। भाई देखिए सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा हमारी कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलेगी प्लाज्मा ड्रग की, इसका मतलब क्या है, वो दवा उतनी ज़्यादा बायो अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए इसमें प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दवा को लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं, और उसमें हम लोग यहाँ पे ड्रग कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं। और उसके बाद देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करते हैं। अब यही सेम ही ग्राफ है जो हम लोगों ने अभी देखा। अब इसमें देखिए Cmax मतलब कि वो टाइम जब हमारी प्लाज्मा में हमारा ब्लड का अमाउंट मैक्सिमम था, Tmax मतलब कि वो टाइम जो Cmax जिसमें हमारा Cmax देखने को मिला, और बाकी हमारा AUC मतलब कि हमारा सिंपल वही सारी चीज़ें जो हम लोगों ने अभी देखी। अब अगर हम लोग यहाँ पे की फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है। Cmax मतलब क्या होता है, Cmax मतलब यहाँ पे Cmax होता है हमारे यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है, सॉरी मिनिमम नहीं मैक्सिमम होता है यहाँ पे, मैक्सिमम प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, और ये हमारा इंडिकेट करता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। यानी कि देखिए जितना ज़्यादा Cmax होगा उतना ज़्यादा कह सकते हो हमारा यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। बाकी देखिए जो हमारा Tmax है, तो Tmax का मतलब कि कितने टाइम में हमारा Cmax पहुंच रहा है, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है सारी चीज़ें। AUC हमारा बताता है कि कितना हमारा ड्रग का एक्सपोजर टाइम है टोटल, तो वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे हो जाती हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे यूजेस की बात करें तो इसमें हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं दो डिफरेंट फॉर्मुलेशन को, टेस्ट और रेफरेंस को, और यहाँ पे बायो इक्विवेलेंस को स्टडी कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे डोजेस फॉर्म को यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके अंदर सेकंड टाइप की, देखिए हम लोग देख रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक मेथड, और इसके अंदर सेकंड टाइप है यूरिनरी ड्रग एक्सक्रीशन। अच्छा देखिए यहाँ पे यूरिनरी ड्रग एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, आपको पता है कि भाई कोई दवा हमारी ADME परफॉर्म करती है, तो देखिए ADME में लास्ट होता है एक्सक्रीशन और फर्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन। अब देखिए सिंपल सी बात है कि कोई दवा जब एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, तभी तो वो यहाँ पे एक्सक्रीट होगी। और एक्सक्रीट मतलब देखिए जरूर मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं कि कोई दवा एब्जॉर्ब होगी तभी एक्सक्रीट होगी। जैसे कुछ दवाएं हमारी एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं तो वो हमारा डायरेक्टली फीसेज के थ्रू एक्सक्रीट कर दी जाती हैं। लेकिन अगर कोई दवा हमारी यूरिन में एक्सक्रीट हो रही है, अगर कोई दवा हमारी यूरिन में एक्सक्रीट हो रही है, इसका मतलब कि वो एब्जॉर्ब जरूर हुई होगी। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई दवा एब्जॉर्ब हुई होगी और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो रही है, इसका मतलब कि वो यहाँ पे ब्लड में भी गई होगी। तो अगर मान लीजिए हम लोग सिर्फ ये भी पता कर लें कि यूरिन में हमारी कितनी दवा एक्सक्रीट हो रही है,
तो भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारी ब्लड में कितनी दवा पहुंची होगी, कितनी बायो अवेलेबिलिटी उसकी रही होगी, कितनी दवा एब्जॉर्ब हुई होगी, क्योंकि एब्जॉर्ब हुई होगी तभी तो यूरिनरी एक्सक्रीशन देखने को मिलेगा। लेकिन अब देखिए इसमें लिमिटेशन क्या है, इसमें लिमिटेशन यही है कि सबसे पहली बात दवा का हमारा सिर्फ यूरिनरी एक्सक्रीशन ही होना चाहिए। अब हम लोगों ने नॉन रीनल रूट भी देखे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रीनल एक्सक्रीशन ही होना चाहिए दवा का, तभी हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे। और दूसरा कि दवा हमारी कम से कम यहाँ पे जो है कह सकते हो मेटाबलाइज होनी चाहिए, यानी कि जो दवा है वो अगर अनचेंज्ड फॉर्म में ही रिमूव हो रही है तो हमारा ज़्यादा यूजफुल होता है ये वाला मेथड। तो यहाँ पे देखिए अब इसमें क्या है कि प्रिंसिपल इसका ये होता है कि ओनली एब्जॉर्ब ड्रग हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाके और फिल्टर होती है। तो अगर हम लोग जो है कह सकते हो जो भी यूरिन में जो भी हमारा अनचेंज ड्रग एक्सक्रीट हो रहा है उसके अमाउंट को पता कर लें, तो हम लोग यहाँ पे ये भी पता कर लेंगे कि कितना एक्सटेंट में ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ था। अब प्रोसीजर में हम लोग क्या करेंगे भाई, दवा को हम लोग लेंगे, फिर हम यूरिन सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे चेंज हम लोग पता लगाएंगे कितने उसमें अनचेंज ड्रग कंटेंट है, और यहाँ पे हम लोग एक प्लॉट फॉर्म करेंगे रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन और यहाँ पे मिड पॉइंट टाइम। अच्छा देखिए मिड पॉइंट टाइम का यहाँ पे मतलब है कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने 6 सैंपल कलेक्ट किए, तो 6 सैंपल मान लीजिए हम लोगों ने अलग अलग टाइम पे कलेक्ट किए होंगे, तो उनका जो एक मीन टाइम होगा, बीच का टाइम होगा मीन, उसको हम लोग यहाँ पे लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया रेट, ये हमारा हो गया टाइम, और इसमें देखिए इसमें भी देखा जाए तो ये हमारा DXU होता है, U ठीक है, A नहीं है U है, और ये हमारा TU मैक्स होता है। तो देखिए देखा जाए तो सेम ग्राफ ही होता है, बस यहाँ पे थोड़े से जो है कुछ टर्म्स चेंज हो जाते हैं। बाकी देखिए अगर आप लोग देखो तो इसमें जो हमारे की पैरामीटर्स हैं, तो पहला है DXU/dt, तो ये भी हमारा होता है जैसे वहाँ पे देखिए वहाँ पे Cmax क्या था, मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन, और ये क्या है मैक्सिमम यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट, और ये हमारा आइडिया देता है कि कितनी रेट से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और TU मैक्स क्या है, TU मैक्स हमारा वो टाइम है जहाँ पे DXU/dt देखने को मिलता है, ये हमारा सिमिलर होता है T मैक्स में, प्लाज्मा है जो कि हमारा प्लाज्मा स्टडीज में देखने को मिलता है। और XQ मतलब कि कितना टोटल अमाउंट एक्सक्रीट हुआ, यानी कि यूरिन में कितना टोटल अमाउंट एक्सक्रीट हुआ, और ये हमारा किसके भाई, ये हमारा AUC के सिमिलर हो जाएगा। तो यही सारे हमारे सिमिलर से हो जाते हैं। और कंडीशन देखिए इसमें कंडीशन क्या है कि सबसे पहली बात कि दवा हमारी यूरिन में ही एक्सक्रीट होनी चाहिए, और दूसरी बात कि यहाँ पे जो है कह सकते हो अन जो है ज़्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और सफिशिएंट क्वांटिटी में होनी चाहिए ताकि हम लोग यहाँ पे डाटा कलेक्ट कर सकें। और यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका एडवांटेज अगर हम लोग देखें तो नॉन इन्वेजिव का मतलब है कि आपको पता है भाई ब्लड, अगर हमें ब्लड सैंपल लेना है तो हमें नीडल से सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो कुछ लोगों के लिए जैसे बॉडी के अंदर नीडल जो है सब लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, लेकिन इसमें तो हमें सिर्फ यूरिन का सैंपल लेना है, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, इजी टू यूज हो जाता है। और यहाँ पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेजरमेंट जब डिफिकल्ट होता है तो हमारा ये मेथड यूजफुल देखने को मिलता है। बाकी देखिए ये हमारा उन ड्रग्स के लिए नहीं यूज किया जा सकता जो कि बहुत ज़्यादा मेटाबलाइज होती हैं, यूरिन में एक्सक्रीट ही नहीं होती हैं या फिर बहुत ही कम एक्सक्रीट होती हैं, तो उन दवाओं में हम लोग इस मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं। बाकी देखिए नेक्स्ट हमारा मेथड आ जाता है फार्माकोडायनामिक। अच्छा देखिए अब एक बात बताइए, कोई दवा जब एब्जॉर्ब होती है तो वो ब्लड में जाती है, और ब्लड में जाके फिर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब कि वो अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाती है और अपना एक्शन शो करती है। अब एक बात बताइए कि अगर कोई दवा साइट ऑफ एक्शन पे जा रही है, इसका मतलब कि वो अपना एक्शन शो करेगी। अच्छा कोई दवा अगर अपना ज़्यादा से ज़्यादा या जल्दी से जल्दी एक्शन शो कर रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो रही है, उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है। और अगर वो ज़्यादा अच्छे से एक्शन शो कर रही है, इसका मतलब कि उसका एक्सटेंट और रेट दोनों अच्छा है। एक्सटेंट मतलब कितना अमाउंट में एब्जॉर्ब हो रही है, और रेट मतलब कि कितना तेजी से हो रही है, और यही तो है बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे देखिए भाई जितना तेजी और जितना ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब होगी उतना ज़्यादा ब्लड में पहुँचेगी, जितना ज़्यादा ब्लड में पहुँचेगी उतना ज़्यादा साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी, उतना ज़्यादा हमें अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग ये भी पता कर ले कि हमारी जो दवा है वो रिस्पॉन्स कितना अच्छा दे रही है ना, फार्माकोडायनामिक यानी कि ड्रग का जो रिस्पॉन्स है वो अगर हम लोग यहाँ पे पता कर ले, तो भी हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा ड्रग का जो है बायो अवेलेबिलिटी कितनी है। ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मतलब ज़्यादा अच्छी बायो अवेलेबिलिटी। हालांकि ये मेथड हमें सिर्फ आइडिया देता है, एग्जैक्ट बायो अवेलेबिलिटी ये कैलकुलेट नहीं कर पाता है। तो देखिए इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमारा मेजरमेंट जो है, देखिए इसका यूज़ हम लोग तभी करते हैं जब फार्माकोकाइनेटिक जो है मेथड नहीं पॉसिबल होता है ना, जब हम लोग ड्रग कंसंट्रेशन मेजर नहीं कर पाते हैं, या फिर ड्रग जो है लोकली एक्ट करती है, या फिर कोई अच्छा एनालिटिकल मेथड नहीं अवेलेबल होता है। अब इसके अंदर भी दो टाइप हैं, एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, थेरापेटिक रिस्पॉन्स। देखिए एक्यूट मतलब कि जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है, जैसे देखिए इसमें मान लीजिए आप लोगों ने कोई दवा ली, और जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ली, यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव मतलब जो ब्लड प्रेशर को कम करे, तो अगर लेने के तुरंत बाद आप लोगों ने ब्लड प्रेशर मेजर किया और वो कम हो गया, तो इसका मतलब हमारी दवा अच्छे से वर्क कर रही है और वो ज़्यादा
ज़्यादा अच्छे से बायो अवेलेबल है। यानी कि देखिए इसमें हम लोग यहाँ पे एक आइडिया ही लेते हैं, है ना। और उसके बाद प्यूपिल डायलेशन आफ्टर आई ड्रॉप। तो जैसे मान लीजिए कि भाई हमारा प्यूपिल बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखा है, हम लोगों ने आई ड्रॉप लिया और अगर वो डायलेट हो गया तुरंत, तो इसका मतलब ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, ज़्यादा अच्छा बायो अवेलेबल है। और मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो हमारा भाई जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्शन वाली दवा दी और वहाँ पे हो गया, तो तुरंत हम लोग पता लगा लेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, जिस रिस्पॉन्स के लिए आप लोग दवा ले रहे हो अगर वो तुरंत देखने को मिल रहा है तो वो हमारा ज़्यादा अच्छा बायो अवेलेबिलिटी शो करता है। और थेरापेटिक रिस्पॉन्स में हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई दर्द दूर करने वाली दवा ली और थोड़े टाइम बाद आपका दर्द सही हो गया, तो इसका मतलब वो भी अच्छे से काम कर रही है। मान लीजिए कि सीजर्स मतलब जो झटके आते हैं मिर्गी के दौरे वगैरह, तो उसमें मान लीजिए आप लोगों ने उसकी दवा ली और वो आने बंद हो गए, तो इसका मतलब ये भी अच्छे से काम कर रही है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी अच्छी है। अब देखिए इसमें बायो अवेलेबिलिटी का बहुत आइडिया नहीं लगता है, बट एक आइडिया लग जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं हम लोग। तो यही सारे हमारे मेथड हो जाते हैं। बाकी देखिए अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा होता है इन विट्रो ड्रग डिजोल्यूशन मेथड्स। अच्छा देखिए, अब आपको पता है कि जैसे जब ओरल रूट से हम लोग कोई दवा लेते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वो डिसइंटीग्रेट होती है, मतलब कि वो हमारी टूटती है, और फिर हमारा क्या होता है, फिर हमारी वो बॉडी फ्लूइड्स में जाके डिजोल्यूशन देखने को मिलता है, डिजॉल्व होती है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बॉडी फ्लूइड्स में जो हमारी दवा डिजॉल्व हो रही है, तो ये बॉडी फ्लूइड में कोई दवा हमारी कितनी अच्छे से डिजॉल्व होगी, इसको अगर हम लोग बाहर से पता लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि बाहर हम लोग कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप करें जो कि हमारे बिल्कुल बॉडी जैसी हो, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे फ्लूइड भी ऐसा लें, ठीक है, इसके अंदर हम लोग फ्लूइड भी ऐसा लें जो कि हमारे बॉडी फ्लूइड जैसा हो, और इसमें हम लोग यहाँ पे दवा को डाल के और चेक करें कि कितनी देर में हमारी दवा यहाँ पे इस फ्लूइड में डिजॉल्व हो रही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे पता लगा लेंगे तो हमें ये भी आइडिया लग जाएगा कि हमारी बॉडी में कितनी देर में डिजॉल्व होगी। तो देखिए इन विट्रो मतलब कि हमारी बॉडी के बाहर, देखिए दो टर्म है, इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, इन विवो मतलब बॉडी के अंदर। तो इन विट्रो हमारे कुछ टेस्टिंग मॉडल्स होते हैं, लेबोरेटरी मेथड होते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि कोई दवा हमारी कितनी अच्छे से डिजॉल्व होगी जब भी हम लोग यहाँ पे उसको जो है ओरल डोजेज फॉर्म में डेवलप करते हैं आउटसाइड द बॉडी, यानी बॉडी के बाहर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। और बाकी देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें तो वैसे देखिए इसको हम लोगों ने थोड़ा बहुत यहाँ पे 5th सेम में भी देखा था, आप लोग को याद होना चाहिए, बट आई होप याद तो नहीं होगा, तो कोई बात नहीं। बाकी देखिए इसमें हम लोग यहाँ पे यही चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे बाहर से ही पता लगाते हैं कि हमारा कितना अच्छे से डिजॉल्व होगी। अब देखिए जितना अच्छे से डिजॉल्व होगी उतना अच्छे से एब्जॉर्ब होगी, जितना अच्छे से एब्जॉर्ब होगी उतना ज़्यादा बायो अवेलेबल होगी। तो यहाँ पे कुल मिला के हमें यहाँ पे भी एक बायो अवेलेबिलिटी का आइडिया लग जाता है। अब इसमें भी अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे कुछ मेन टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि हमारा जो है यूएसपी अपरेटस 1 हो गया, यूएसपी अपरेटस 2, 3, 4, 5, है ना, सबके कुछ नाम भी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनका फिगर वगैरह आप लोग को दिख जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग एक एक करके थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 5-7 नंबर में आता है, इतना सफिशिएंट है। तो सबसे पहला मेथड है, सबसे पहला ऑपरेटस है यूएसपी अपरेटस 1। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, इसमें देखिए ये आप लोगों को देखिए इसमें थोड़ा सा इस टाइप का हमारा अपरेटस देखने को मिलता है, और इसमें हमारा एक कह सकते हो एक बास्केट टाइप का होता है, और इसके अंदर हम लोग दवा रखते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग पानी में डिजॉल्व कर, मतलब जो हमारा फ्लूइड होता है, जो कि हमारा बॉडी फ्लूइड जैसा होता है, उसमें हम लोग डिजॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि कितनी देर में हमारी दवा डिजॉल्व हो रही है। तो यहाँ पे जब हमें टाइम पता चल जाता है तो हम लोग यहाँ पे आइडिया लगा लेते हैं, और ये हमारा जो है कैप्सूल और फ्लोटिंग डोजेज फॉर्म के लिए सुटेबल होता है। नेक्स्ट हमारा यूएसपी अपरेटस 2 आ जाता है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दवा हमारा किसी बास्केट वगैरह में नहीं होता है, बल्कि हमारा दवा जो है डायरेक्टली कंटेनर में नीचे होता है, और एक हमारा पैडल इसमें लगा होता है, जो कि यहाँ पे इस फ्लूइड को घुमाता है, जिसकी वजह से हमारा ज़्यादा तेज़ी से डिजोल्यूशन देखने को मिलता है। और नेक्स्ट हमारा देखो एक हमारा रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर यूएसपी अपरेटस 3 हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए 2 बास्केट होते हैं, तो इसमें हमारी दवा ऊपर नीचे जो है कह सकते हो ऐसे जो है हमारी मूव किया करती है। तो यहाँ पे देखिए यूएसपी अपरेटस 3 क्या हो जाता है, ये हमारा कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन में ज़्यादा यूजफुल होता है, और इसमें हमारी दवा जो है ऊपर नीचे मूव किया करती है 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में। और यूएसपी अपरेटस 4 की बात करें तो ये हमारा देखिए ये भी हमारा जो है इस फिगर अभी आप लोग को हो सकता है नोट्स में देखने को मिल जाए। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा एक सेल, मतलब कि इसमें भी हमारा देखिए सेल मतलब कि चैम्बर होता है, यहाँ पे सेल मतलब बॉडी सेल से नहीं है, सेल मतलब यहाँ पे भी हमारा चैम्बर होता है, और इसमें भी हमारा थोड़ा कह सकते हो वही है कि हमारी दवा जो है हम लोग चेक करते हैं। अब ये हमारा पुअरली सॉल्युबल ड्रग या फिर मॉडिफाइड रिलीज फॉर्म के लिए ज़्यादा यूजफुल है। और देखिए हमारा यूएसपी अपरेटस 5 भी होता है, 6 भी होता है, तो इनका ये हमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, इनका यूज़ हम लोग मेनली जो है ट्रांसडर्मल पैचेस या फिर च्यूएबल टैबलेट्स के लिए करते हैं। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कितना % ड्रग हमारा रिलीज हुआ कितने टाइम में, उसके बाद डिजोल्यूशन रेट चेक करते हैं, और T90 हम लोग देखते हैं कि हमारा
कितने 90% ड्रग हमारी कितने टाइम में रिलीज हो रही है। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए भाई जब हम लोग बाहर पता कर लेंगे तो हम लोग ये भी पता कर लेंगे कि अंदर हमारी दवा कितनी जल्दी डिजॉल्व होगी, और यहाँ पे हमारा टाइम बच जाता है और कॉस्ट बच जाता है। भाई देखिए अगर हमें किसी ह्यूमन के अंदर किसी दवा को इस तरीके से चेक करना है तो वहाँ पे हमें क्या होगा, क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ेगा, और थोड़ा सा ह्यूमन की हो सकता है लाइफ के साथ भी इंटरफेयर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है दवा बहुत सेफ ना हो। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारी बच जाती हैं, और हमारा जो है न्यू ड्रग्स के रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए हमारा बहुत ज़्यादा जो है अच्छा तरीका हो जाता है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन के बारे में। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा यही है कि मान लीजिए बाहर जो अभी हम लोगों ने इन विट्रो ड्रग डिजोल्यूशन मॉडल देखे, मान लीजिए आप लोगों ने कोई दवा है और उसको आप लोगों ने बाहर से चेक किया कि हाँ ये इतनी देर में डिजॉल्व वगैरह हो रही है, और इतनी देर में डिजॉल्व हो रही है तो इतनी जल्दी एब्जॉर्ब होगी, बाहर से हम लोगों ने चेक किया। अब सेम दवा को हम लोग यहाँ पे बॉडी में देंगे, और सेम दवा को बॉडी में देने के बाद जब हम लोग यहाँ पे उसका ADME कैलकुलेट करेंगे, या फिर कह सकते हो एब्जॉर्प्शन रेट चेक करेंगे, तो देखिए जब हम लोग यहाँ पे बॉडी में अंदर देने के बाद और बॉडी से बाहर जो भी हमारी दोनों चीज़ें होती है, जब इनको कंपेयर करते हैं तो वो हो जाता है इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन। अब देखिए ये कंपैरिजन जितना ज़्यादा बराबर होगा, यानी कि लगभग अगर ये दोनों चीज़ें बराबर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो हम लोगों ने इन विट्रो कैलकुलेशन करी थी वो हमारी बिल्कुल सही थी, यानी वो हमारा ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो देखिए इसका मतलब यही है कि हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि जो हमारा इन विट्रो डिजोल्यूशन रेट है और जो हमारा इन विवो एब्जॉर्प्शन है, इसमें बेसिकली हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि इन विवो जो डिजोल्यूशन रेट है, यानी कि कितने टाइम में हमारी दवा डिजॉल्व हो रही है बाहर, और कितने टाइम में हमारी दवा बॉडी के अंदर जो है रिलीज एब्जॉर्ब हो रही है, उन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं। और अगर कंपेरिजन बराबर आता है इसका मतलब हमारा मॉडल बहुत ही अच्छा है, कोरिलेशन बहुत ही अच्छा है। और बाकी देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भाई कोई दवा हमारी बॉडी के अंदर कैसे परफॉर्म करेगी, जब हम लोग यहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट का जो है कर लेते हैं। और उसके बाद देखिए भाई इसमें हम लोग यहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर करके हम लोग कह सकते हो जो है अपना टाइम जो है कंज्यूम कर लेते हैं, और हम लोग जो जल्दी डाटा पता कर लेते हैं। और उसके बाद देखिए इसमें हम लोग यहाँ पे फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, बायो इक्विवेलेंस टेस्टिंग है ना, रेगुलेटरी अप्रूवल, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। क्योंकि इसमें देखिए इसमें सबसे पहले हम लोगों ने बाहर से कुछ दवाओं के कुछ मतलब चेक किया कि बाहर कितनी जल्दी डिजॉल्व हो रही है, फिर हम लोगों ने बॉडी में भी चेक किया। अब दोनों अगर लगभग, इसका मतलब बाहर हम लोगों ने जो भी टेस्ट परफॉर्म किए थे वो सारे हमारे यहाँ पे सही थे। अब इसमें देखिए इसमें क्या क्या होता है, एक हमारा इन विट्रो डाटा होता है जो हम लोग यहाँ पे बाहर टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसका डाटा होता है, फिर इन विवो हम लोग चेक करते हैं जो भी हमारी फार्माकोकाइनेटिक स्टडी होती है, और फिर कोरिलेशन मतलब कि हम लोग यहाँ पे फिर दोनों को एक रिलेट करते हैं अपने मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए इसमें हमारे इसके जो है कुछ लेवल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे जो हम लोग यहाँ पे इनका कोरिलेशन करते हैं, आप एक दूसरे में कंपेयर करते हैं तो इसमें कुछ लेवल आते हैं। पहला होता है लेवल ए मतलब भाई सबसे बढ़िया लेवल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो है कह सकते हो जो इन विट्रो डिजोल्यूशन है और जो इन विवो एब्जॉर्प्शन है वो दोनों यहाँ पे लगभग सिमिलर हैं। यानी कि एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि अगर कोई दवा, मान लीजिए ठीक है, ऐसे समझिए कि कोई दवा अगर हमारी बाहर जो है कह सकते हो ऐसे समझिए 10 मिनट में अगर 30% डिजॉल्व हो रही है, तो इसका तो हम लोगों ने चेक किया, जब हम लोगों ने यहाँ पे देखा तो वही दवा हमारी बॉडी में 10 मिनट में 30% एब्जॉर्ब भी हो जा रही है। यानी जितना डिजोल्यूशन रेट है उतना ही एब्जॉर्प्शन रेट है। तो ये हमारा हो जाता है लेवल ए कोरिलेशन, और ये हमारा फुल प्रेडिक्शन जो है अलाउ करता है। अब लेवल बी में देखिए क्या होता है, लेवल बी में कह सकते हो हमारा जो है मीन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यानी कि बहुत सारे हम लोग यहाँ पे कह सकते हो वैल्यूज लेते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइम पे, और फिर उनका एक कह सकते हो मीन निकालते हो, मीन को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो है पॉइंट टू पॉइंट को रिलेशन नहीं होता। जैसे इसमें मान लीजिए कि हम लोगों ने एक बार चेक किया तो 30% डिजोल्यूशन आया 10 मिनट में, एक बार चेक किया तो 40% आया, एक बार चेक किया तो 60% आ गया, और फिर वहीं हम लोगों ने इसका भी मीन निकाला, एक बार हम लोगों ने देखा तो 20% आया, एक बार हम लोगों ने देखा तो 35% आया, और फिर मीन जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाता है लेवल बी, है ना। और फिर लेवल सी की बात करें, अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो है कह सकते हो एक पार्टिकुलर पॉइंट को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए कि हम लोग ये देखते हैं कि मान लीजिए डिजोल्यूशन पॉइंट हमारा यहाँ पे 60 मिनट है, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर यानी कि जैसे Cmax या फिर AUC के साथ कैलकुलेट करते हैं। मतलब इसमें हम लोग डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन और डिजोल्यूशन को डायरेक्टली कंपेयर नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग यहाँ पे किसी पार्टिकुलर पॉइंट या फिर पार्टिकुलर फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर को कैलकुलेट करते हैं। अब ये देखिए, अब ये हमारे यहाँ पे सिंपल तो है लेकिन ज़्यादा अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है। अब देखिए मल्टीपल लेवल सी की बात करें तो देखिए ये भी लेवल सी जैसा ही होता है, यानी इसमें भी हम लोग पॉइंट का कैलकुलेशन नहीं करते हैं, बट इसमें हम लोग एक की बजाय 2-3 पॉइंट्स का करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 2-3 पॉइंट ले लिए, यहाँ पे हम लोगों ने 2-3 पैरामीटर ले लिए और आपस में उनको कैलकुलेट किया। अब ये थोड़ा सा पावरफुल है लेकिन फिर भी ए से ज़्यादा बेटर नहीं होता है, यानी सबसे बेटर हमारा लेवल ए देखने को मिलता है।
अब एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए कि हम लोगों ने जो है कोई सस्टेन रिलीज टैबलेट ली और ये 50% ड्रग हमारी 2 घंटे में रिलीज कर रही है, और वहीं हम लोगों ने देखा कि मतलब कि देखिए, इसको हम लोगों ने सबसे पहले बाहर इन विट्रो स्टडी किया। इन विट्रो हम लोगों ने देखा कि 50% ड्रग हमारी 2 घंटे में जो है डिजॉल्व हो रही है, फिर रिलीज हो रही है। और फिर हम लोगों ने जब इन विवो स्टडी करी तब भी हम लोगों ने देखा कि 2 घंटे में ही हमारे यहाँ पे सेम अमाउंट इसका एब्जॉर्ब भी हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये हमारी लेवल ए IVIVC को फॉलो करता है और यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा एक रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। अब कंक्लूजन की बात करें तो हमारा बहुत ही पावरफुल टूल है, जहाँ पे ये हमारा लैब रिजल्ट्स को रियल वर्ल्ड ड्रग बिहेवियर से कैलकुलेट करता है, और स्ट्रॉन्ग IVIVC हमारा टाइम बचाता है, स्ट्रॉन्ग और कॉस्ट बचाता है, और हमारा फास्टर रेगुलेटरी अप्रूवल को यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे IVIVC स्टडीज। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ के बारे में। देखिए, ये हम लोगों ने देखा है, सिंपल सी बात है कि इसमें जब 2 मेडिसिन, ठीक है, जो कि एक हो सकता है कि ब्रांड नेम से हो, एक हो सकता है जेनरिक हो, अगर दोनों हमारी बिल्कुल सेम काम करती हैं तो ये दोनों हमारी हो जाती है बायो इक्विवेलेंस। इसका मतलब वही चीज़, सिमिलैरिटी बिटवीन 2 ड्रग प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे देखिए, सिमिलैरिटी मतलब कि दोनों का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी सेम है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी सेम है। अब देखिए, यहाँ पे सेम नहीं बल्कि सिमिलर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि 10-15% ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर सिर्फ 5-10% यहाँ पे मान लीजिए ऊपर नीचे, तो भी हम लोग बोल देते हैं कि दोनों एक दूसरे के बायो इक्विवेलेंट हैं। तो देखिए, व्हेन 2 ड्रग्स प्रोडक्ट आर इक्विवेलेंट, इसका मतलब कि उनकी बायो अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे सिमिलर सी होगी, उनका थेरापेटिक इफेक्ट और सेफ्टी प्रोफाइल भी सिमिलर से होंगे, और यहाँ पे उनका जो कह सकते हो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं, जैसे Cmax है, Tmax, AUC, ये भी हमारा लगभग जो है सेम सा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, जो हमारा FDA और EMA है, ठीक है, तो ये हमारी एक्सेप्ट करती है 2 ड्रग्स को बायो इक्विवेलेंट जब उनका यहाँ पे Cmax और AUC यहाँ पे लगभग 80% और 125% के बीच में फॉल करता है। यानी कि देखिए, वही चीज़ है कि ±15% हो सकता है, 15-20%, लेकिन बाकी चीज़ें मतलब लगभग सिमिलर सी होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए जैसे एक दवा है, अब उसका 500 mg आप लोगों ने ब्रांड नेम से लिया और 500 mg आप लोगों ने जेनरिक लिया, और दोनों अलग अलग आप लोगों ने एक ब्रांड लिया, एक जेनरिक लिया, लेकिन दोनों यहाँ पे सेम पीक लेवल पे पहुँच रही हैं, दोनों का सेम टाइम है उस लेवल तक पहुंचने में, और दोनों यहाँ पे जो है बॉडी सिस्टम में सेम टाइम तक रहती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे A और B यहाँ पे बायो इक्विवेलेंट हो जाती हैं। और नीड की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई, ये हमारा बहुत ही एसेंशियल हो जाता है। जैसे कोई जेनरिक ड्रग होती है, तो जेनरिक ड्रग को जब हम लोग यहाँ पे अप्रूव करना होता है, तो उसी की जो हमारी रेफरेंस या ब्रांड ड्रग होती है, उससे हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर सेम आता है तो हम लोग यहाँ पे उसको अप्रूव कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अप्रूवल हो जाता है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने BCS क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में। तो देखिए, वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं दिया है, बट फिर भी कभी कभी एग्जाम में ये भी देखने को मिल जाता है। तो देखिए, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप लोगों को याद होना चाहिए, हम लोगों ने इसको इंडस्ट्रियल फार्मेसी में ऑलरेडी पढ़ा था अपने 5th सेम में। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा BCS, इसका मतलब होता है बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें देखिए बस सिंपल सी बात है, इसमें होता है क्लास 1, 2, 3, 4। क्लास 1 ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी हाई होती है, परमेबिलिटी हाई होती है, एब्जॉर्प्शन गुड होता है। क्लास 2 का सॉल्युबिलिटी लो होती है, परमेबिलिटी हाई होती है। इस तरीके से देखिए, अलग अलग क्लास है, सबका यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं और कुछ एब्जॉर्प्शन रेट होता है, कुछ एग्जाम्पल होता है। ये आप लोग देख लीजिएगा, सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा नोट्स में। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी भी देखा हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको दोबारा से बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हो जाता है मेथड फॉर एनहांसमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। यानी देखिए, इसमें हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर हमारी किसी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी नहीं अच्छी तो हम लोग उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला मेथड हो जाता है पार्टिकल साइज रिडक्शन। अब देखिए भाई, सिंपल सी बात है, किसी की बायो अवेलेबिलिटी नहीं अच्छी है, इसका मतलब क्या है कि उस दवा का एब्जॉर्प्शन नहीं अच्छा है। और एब्जॉर्प्शन बढ़ाने का क्या तरीका है कि हम लोग यहाँ पे पार्टिकल साइज को कम करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा दवा हमारी ब्लड स्ट्रीम में अवेलेबल होगी, और यहाँ पे हमारी कह सकते हो बायो अवेलेबिलिटी भी उनकी बढ़ जाएगी। अब टेक्निक्स क्या है भाई, माइक्रोनाइजेशन कर सकते हैं, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग जेट मिल या बॉल मिल्स का यूज़ करके, या फिर नैनोनाइजेशन हमारे यहाँ पे कर सकते हैं। अब एडवांटेज की बात करें तो हमारा सिंपल है और इफेक्टिव है मतलब कि हम लोगों ने अभी जो बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा, तो उसमें जो क्लास 2 की ड्रग्स थी, उनकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा यूजफुल हो जाता है। बाकी इसमें थोड़ा बहुत एग्रीगेट वगैरह फॉर्म हो सकते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स हैं। बाकी देखिए, बाकी हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत मेन सबका प्रिंसिपल वगैरह ही देख सकते हैं, टाइप वगैरह आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। जैसे सॉलिड डिस्पर्जन की बात करें तो सॉलिड डिस्पर्जन मतलब क्या है कि देखिए, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई हमारे 2 सॉलिड हैं, ठीक है, 2 सॉलिड ड्रग्स हैं, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक ही है और दूसरी यहाँ पे ये है, तो हो सकता है कि एक की बायो अवेलेबिलिटी ना अच्छी हो, बी की अच्छी हो, तो इन दोनों को जब हम लोग मिला देंगे तो हो सकता है दोनों को मिलाने पे हमारी बायो अवेलेबिलिटी जो हमारी टोटल ड्रग निकल के आ रही है उसकी अच्छी हो जाए। तो ये हमारा जो है सॉलिड डिस्पर्जन मेथड हो जाता है, और इसमें भी हमारी सॉलिबिलिटी वगैरह बढ़ जाती है। और हमारे यहाँ पे जैसे एक यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है कि जब 2 अलग अलग सॉलिड्स को मिलाते हैं तो उनका यहाँ पे मेल्टिंग
पॉइंट यहाँ पे जो है कम हो जाता है। और यहाँ पे देखिए यूज ऑफ सरफेक्टेंट्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए सरफेक्टेंट्स क्या होता है, सरफेस टेंशन को यहाँ पे रिड्यूस करते हैं और वेटिंग और सॉल्युबलाइजेशन बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि कोई दवा हमारी बॉडी में जितनी ज़्यादा अच्छे से सॉल्युबल होगी, उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, उतना ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो देखिए इसके आप लोग एग्जाम्पल वगैरह देख सकते हो। और सॉल्ट फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए कुछ हमारी ऐसी दवाएँ होती हैं जो कि सॉल्ट फॉर्म में ज़्यादा अच्छे से सॉल्युबल होती हैं। तो जब ज़्यादा सॉल्युबल होंगी, ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगी, ज़्यादा बायो अवेलेबल हो जाएंगी। सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल एंड नैनो स्ट्रक्चरल लिपिड कैरियर। अब इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई हमारी दवा है, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे एक हमारे लिपिड के मैट्रिक्स टाइप का सब लोग समझ लीजिए, ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमारा बहुत ज़्यादा कह सकते हो सॉल्युबल होता है ना, वो इजिली हमारा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन मान लीजिए जो दवा है वो हमारी नहीं क्रॉस कर पाएगी, तो इनको हम लोग यहाँ पे दवा को इन मैट्रिसेस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देंगे नैनो स्केल पे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी दवा यहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे कंट्रोल्ड रिलीज से जो है रिलीज होगी और यहाँ पे उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्सेशन मतलब कि यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हो दवाओं के साथ जो है कुछ चिलेट्स को ऐड करके कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स बनाने पे हो सकता है उनकी सॉल्युबिलिटी स्टेबिलिटी वगैरह बढ़ जाए, तो वहाँ पे भी हमारा बायो अवेलेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। पीएच मॉडिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई पीएच को एडजस्ट करके भी हम लोग यहाँ पे कुछ ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और अगर हम लोग एमॉर्फस फॉर्मुलेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई अगर मान लीजिए कोई एक दवा है, कोई ड्रग है, तो उसकी दो फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती हैं। एक हो सकता है क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक हो सकता है एमॉर्फस फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ हमें सोचना नहीं है, सिंपल सी बात है, जो एमॉर्फस फॉर्म है वो ज़्यादा सॉल्युबल देखने को मिलेगी, वो ज़्यादा सॉल्युबल होगी, ज़्यादा बायो अवेलेबल होगी। तो देखिए ये हमारे यहाँ पे कुछ मेथड्स हो जाते हैं और इसी के साथ हमारी यहाँ पे यूनिट 2 कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 की वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।